सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है चैप्टर का, प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स देयर सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो हम इसको जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप देखें, आपने 3 नंबर्स इनपुट करने होते हैं, तो हम 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए, बी और सी। इसके अलावा और हमें क्या चाहिए, सम करना है, प्रोडक्ट करना है और एवरेज करना है, तो 3 और वेरिएबल ले लेते हैं, सम, प्रोडक्ट, एवरेज। अब क्या करेंगे, हम लोग कोड में लिखेंगे प्रिंट एफ \n ताकि नई लाइन हुआ करे, एंटर 3 नंबर्स। तो जो भी कोई कंप्यूटर के अंदर हमारा प्रोग्राम यूज़ कर रहा होगा वो 3 नंबर्स एंटर कर रहा है, उसके लिए हम लोग स्कैन एफ यूज़ करेंगे, ताकि %d %d 3 दफ़ा यूज़ करेंगे। पहली दफ़ा जब %d यूज़ करेंगे तो वो कहाँ वैल्यू जाके स्टोर करेगा, एंड ए में, यानी ए में। ये एंड का मतलब होता है, ये बता रहा है लोकेशन एड्रेस ऑफ मेमोरी के ए में जाके स्टोर हो जाओ। ये जल्दी में मेरे से ए लिखा गया, हालांकि यहाँ पे बी आना है, फिर ये सी में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएँ, तो अब हम लोगों ने क्या किया, 3 हमें नंबर मिल गए, ए बी सी। अब हम लोगों ने क्या करना है, सम, प्रोडक्ट और एवरेज लेना है। सबसे पहले सम हम लोग लिखेंगे नीचे, सम इज इक्वल टू a + b + c। फिर प्रोडक्ट इज इक्वल टू a × b × c। और एवरेज आपको पता है, सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर्स होता है, तो एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। अब हमारे पास प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने प्रिंटिंग करनी है, तो अलग-अलग करते हैं। प्रिंट एफ सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू %d इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा सम। तो जो सम के अंदर वैल्यू आई होगी यहाँ पे, वो इधर %d में चली जाएगी। नेक्स्ट प्रिंट एफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू %d, जो प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। और प्रिंट एफ एवरेज ऑफ नंबर्स, जो एवरेज के अंदर वैल्यू होगी वो इधर आ जाएगी। तो यहाँ तक हमारा कोड ख़त्म हो गया, गेट कैरेक्टर करके रिटर्न 0 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोग्राम दैट रीड्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एंड प्रिंट इट्स एरिया। अब मैथ्स का सवाल थोड़ी है, लिहाजा आप लोगों को एक दफ़ा हल्का सा रिवाइज़ करा दूं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यानी एक आपको लेंथ एंटर करनी है और विड्थ। तो हमारा कोड कुछ इस तरह होना चाहिए। हम लोग फ्लोट में वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ कोई भी बंदा मैयर करेगा, हो सकता है 35.2 सेंटीमीटर, वो इस तरह करके लिख दें, तो डेसिमल में आ सकती है। इसी तरह विड्थ भी, तो लेंथ और विड्थ हमेशा अक्सर डेसिमल्स में होती हैं। तो फ्लोट ले रहे हैं, लेंथ, विड्थ और फिर एरिया, ये 3 वेरिएबल्स यूज़ होंगे। प्रिंट एफ कर देते हैं, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब जो बंदा भी एंटर करेगा, स्कैन एफ में हम लोगों ने %f फ्लोट चूँकि वैल्यू ले लिया एल की, तो जो भी यहाँ पे की एंटर करेगा कोई भी नंबर, वो इधर एल में, लेंथ में चला जाएगा। नेक्स्ट एंटर द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। अब विड्थ जिस बंदे ने एंटर करनी है वो भी अगर डेसिमल में एंटर करता है तो वो किधर चली जाएगी, डब्ल्यू के अंदर। डेसिमल में ना भी करे तब भी वो इसको डेसिमल बना देगा। फिर एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया। अब प्रोसेस के बाद क्या करना है, प्रिंट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू %f, मीटर स्क्वायर में होता है एरिया, ब्रैकेट कॉमा क्लोज कॉमा एरिया। अब एरिया में जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई थी वही %f की जगह पे आ जाएगी। और फिर हम गेट की और रिटर्न 0 करके कोड को ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोग्राम दैट रीड्स द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब एंड प्रिंट इट वॉल्यूम। तो ये क्यूब क्या होता है, उसका एक साइड की अगर लेंथ मालूम हो तो सारी बात है, क्यूब की तीनों साइडें बराबर होती हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू L × L हो जाएगा। कोड में हम लोग फ्लोट ही यूज़ करेंगे क्योंकि डेसिमल के अंदर आ सकती है इसकी वैल्यू, पॉइंट्स में कोई दे सकता है, और वॉल्यूम की जगह VOL कर लेते हैं। प्रिंट एफ हम लोग करेंगे कि \n एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब। हम लोग यूज़र से मांग रहे हैं कि कोई एंटर करें लेंथ, और स्कैन एफ कर देते हैं, वो एंटर करेगा यहाँ %f में क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, और वो जाके सेव किधर हो जाएगी, L के अंदर। अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L × L। ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब वॉल्यूम के अंदर वैल्यू आ चुकी है, वो हम लोगों ने वो प्रिंट करनी है स्क्रीन पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू %f m मीटर क्यूब, क्योंकि क्यूबिक मीटर होती है वॉल्यूम। तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जो वॉल्यूम में यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, और यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट्स टू फ़ारेनहाइट एंड प्रिंट्स। ये देखें, सेल्सियस में भी आ सकता है, फ़ारेनहाइट में से भी, तो आपको फार्मूले दोनों पता होने चाहिए। एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट ही बन जाता है, तो कोई एक आप याद कर लें, दूसरा आप उससे बना सकते हैं। अभी हमारे केस में क्या है, रीड करना है टेम्परेचर सेल्सियस में, यानी कि इसमें, और कन्वर्ट कर देना है फिर फ़ारेनहाइट में, तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। वैसे एक तस्वीर आपको दिखा दूँ, हमारा अपना बॉडी टेम्परेचर होता है 37 सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 98.6। सर इसको चेक करें, अगर हमें 37 दिया जाए तो हम लोग किस फार्मूले के अंदर लगाएंगे, 37 × 9 / 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। तो इसको जब कंप्यूट करेंगे तो 66.6 प्लस 32 98.6। कोडिंग में इसका क्या होगा, सारी बात है, डेसिमल में बातचीत हो रही है, कोई भी बंदा 37.2 भी कर सकता है, लिहाजा फ्लोट f, c।
प्रिंट एफ एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब जो बंदा एंटर करेगा टेम्परेचर, वो उसकी जगह हम लोगों ने परसेंटेज एफ लिखा था, यहाँ एंटर किया और वो जाके किधर स्टोर हो जाएगा, सी में, यानी सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में। अब हमने फार्मूला लगाना है प्रोसेस के लिए। ये प्रोसेस हो रहा है, एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में सी मल्टीप्लाई बाय 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32, और एफ़ के अंदर वैल्यू आ चुकी है फ़ारेनहाइट में। तो प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ़, और परसेंटेज एफ़ में कौन सी वैल्यू आ रही है, जो यहाँ पे एफ़ लिखा होगा, तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो गेट कैरेक्टर और रिटर्न 0। अब आ जाते हैं एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये 4 आपको क्वेश्चन दिए हुए थे आपके बुक के अंदर, इनको मैंने सॉल्व भी करके रख दिया है, लेकिन ये बहुत सिंपल दिए हुए हैं, जबकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा SLO बेस मॉडल पेपर नंबर 2 में बहुत मुश्किल दिए हुए हैं। और उसके लिए मैं आपको ये दिखा दूँ, ये एक आपका टेबल है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का, और इसका पहला आप अल्फ़ाबेट देख लें, मैंने इसको अलहदा से रेड कर दिया है। ये कैच वर्ड आप याद रखें, आइमारिल्ला, आइमारिल्ला, एल के ऊपर जोर लगाना है क्योंकि एल 3 दफ़ा आ रहा है। तो आई स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी कभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाए तो सबसे पहले आपने वो सॉल्व करने हैं। एम से आपने याद रखना है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। ए से एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक फंक्शन हैं। फिर रिलेशनल के अंदर आ जाते हैं आई मारिल्ला, आर रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आई मार री, ई आ गया आर के बाद, तो इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। फिर एल 3 दफ़ा आपने थोड़ा सा पढ़ा था, तो लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और फाइनली आखिरी ए के साथ क्या बन जाता होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू और मिक्स वाले, स्टेरिक इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आ जाते हैं व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस तरह का कोड लिखा होगा, तो आपने क्या करना है, साथ साथ उसको हल करते जाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपकी प्लानिंग में ये आ रहा है Z1 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वाई। एक्स की वैल्यू क्या है 17, वाई की क्या है 5, तो 17 डिवाइडेड बाई 5, आंसर ऊपर क्या आता है जो क्वेश्चन में 3। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट प्रिंट एफ आउटपुट प्रिंट करनी है जो कि स्क्रीन पे आनी है। Z1 इज इक्वल टू परसेंटेज डी में Z1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 है, तो Z1 इज इक्वल टू 3 लिखा आना चाहिए। तो आउटपुट की स्क्रीन पे आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा Z2 इज इक्वल टू एक्स परसेंटेज वाई, तो Z2 इज इक्वल टू 17 परसेंटेज 5 परसेंटेज, यानी रिमाइंडर 5 3 ज़ा 15, 17 माइनस 15 2 बच गया, तो नीचे 2 आ गया, और ये जाके Z2 इज इक्वल टू 2 यहाँ से प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप है ZC इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, इंक्रीमेंट एक्स, तो उसकी वैल्यू हम लोग ZC इज इक्वल टू प्लस प्लस 17 इज इक्वल टू 18, और यही हमारा ZC इज इक्वल टू 18 नेक्स्ट हमारा प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में Z4 इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, ये थोड़ा इससे ट्रिकी है। अब आप देखें Z4 को फ़ौरन ही वाई की वैल्यू असाइन हो गई है, फ़ौरन ही वाई की वैल्यू असाइन हो गई है। आगे क्या हो जाएगा, Z4 इज इक्वल टू 5 प्लस प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 ही की वैल्यू इसमें जाएगी, y की वैल्यू नहीं पूछी। अगर y की वैल्यू पूछी जाती तो y की वैल्यू डिफरेंट होती, वो 6 हो चुकी है इस मौके पे। तो Z4 इज इक्वल टू 5, ये हमारी आउटपुट स्क्रीन बनेगी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर देखें कि इस कोड की क्या वैल्यू होगी। अब आप देखें कि इंटीजर की जगह साथ में फ्लोट भी वैल्यू में आ रहा है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला ये कैलकुलेशन करेगा C इज इक्वल टू A माइनस बी, ए की वैल्यू 14.84 माइनस 7, तो ये 7.84। अब इसने आगे प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ C इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, यानी जो C की वैल्यू आई है वो इसने यहाँ पे प्रिंट करनी है। तो आउटपुट स्क्रीन ऑन करते हैं, इसके अंदर C इज इक्वल टू, ये देखें 7.84, 00000 4 दफ़ा, क्योंकि डेसिमल के बाद फ्लोट में 6 डिजिट्स आ रहे होते हैं, तो ये इस तरह करके प्रिंट होगा। नेक्स्ट है D इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B, तो A की वैल्यू 14.84 और B की वैल्यू है 7, तो इससे आंसर आ जाता है 2.12। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये D इज इक्वल टू 2.120000 आ जाएगा। नेक्स्ट इज E इज इक्वल टू A माइनस B मल्टीप्लाई बाई 3, तो A 14.84 माइनस B 7 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसमें पहले इसको सॉल्व किया गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपने आई मारीला में देखें पहले आती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो 7 3 21 यानी -21 प्लस 14.84 माइनस 6.16, तो आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस 6.160000। और नेक्स्ट आ जाता है F इज इक्वल टू A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इससे जो वैल्यू आई है वो 10.920000। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 10। तो सबसे पहले आपने ये ऊपर नीचे की चीज़ें लिख ली हैं, इंक्लूड स्टूडियो.h, conio.h और void मेन void। फिर इंटीजर n हम लोगों ने एक वेरिएबल डिफाइन किया क्योंकि हम लोगों ने एक नंबर रीड करना है। अब हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, ताकि यूज़र को पता हो कि हम लोग उससे एक नंबर मांग रहे हैं।
अब हम लोग स्कैन ऑफ करेंगे, क्योंकि जब वो की प्रेस करेगा तो वो कहाँ जाना चाहिए, वो हमारे वेरिएबल n में जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया था वो नंबर यहाँ पे चला जाए। अब हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट लगानी है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन 10, तो इफ़ ब्रैकेट में n इज़ ग्रेटर दैन 10। अब ये हम लोगों ने चेक करना है, अगर ये ग्रेटर दैन 10 हो तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, स्क्वायर ऑफ नंबर परसेंटेज डी। यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, जो ये इन्वर्टेड कॉमास के बाद पहला n है, यानी कि जो यहाँ पे एंटर किया गया था, मिसाल के तौर पर 5 एंटर किया था तो ये 5 इधर लिखा आ जाएगा। स्क्वायर ऑफ नंबर 5 इज़, फिर परसेंटेज डी, n मल्टीप्लाई बाय n, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 25 लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर ऐसा ना हो, मतलब n ग्रेटर दैन 10 नहीं है, कोई हमने छोटा नंबर दे दिया 5 लिख दिया था, तो फिर एल्स करके प्रिंट एफ नंबर इज़ नॉट ग्रेटर दैन 10। ये ऑप्शनल लाइन है एंड कैन बी स्किप्ड, यानी अगर ये ना भी हो तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन पूछने वाले का मकसद है वो हम लोग जवाब में पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम दैट रीड्स 2 नंबर्स एंड प्रिंट्स द लार्जर नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही तरीका ऊपर नीचे की चीज़ें लिख ली। अब हम लोगों ने 2 नंबर्स लेने हैं, तो इंटीजर a, b इनको रीड करना है, तो अब हम लोग स्टेटमेंट देंगे प्रिंट f एंटर 2 नंबर्स, और स्कैन f में 2 दफ़ा परसेंटेज d लिखेंगे। पहली दफ़ा जब वो क्लिक करेगा कोई नंबर तो वो जाएगा a में, a वेरिएबल में, दूसरी दफ़ा जब कोई नंबर क्लिक करेगा तो वो जाएगा b वेरिएबल में। अब हम लोगों ने इनको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, तो इफ़ स्टेटमेंट से चेक करेंगे, इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b, अगर जो a नंबर था वो ग्रेटर दैन b हो तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दो कि परसेंटेज d इज़ द लार्जर नंबर, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से उठ के, क्योंकि a हम लोगों ने बड़ा एंटर किया था। अगर ऐसा ना हो, यानी कि b ग्रेटर दैन a हो, तो सिर्फ एल्स ही लिखने से काम चल जाएगा, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल्स b इज़ ग्रेटर दैन a, प्रिंट एफ \n परसेंटेज d, इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, जो b की नंबर थी, और b इज़ द लार्जर नंबर, ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करने का कहा गया है। क्वेश्चन 3, राइट सेम प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर आपको पता है कि ये सारी इस लाइन को एक ही लाइन में लिख देता है, ये जितना कुछ लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं, ऊपर नीचे की चीज़ें तो वैसे ही हैं, और हम लोगों ने इंटीजर a b के साथ एक लार्जर नंबर भी डिफ़ाइन कर देना है वेरिएबल। अब प्रिंट एफ एंटर 2 नंबर, स्कैन एफ ये भी उसी तरह है। अब हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखनी है, वो किस तरह होती है, लार्जर इज इक्वल टू a ग्रेटर दैन b क्वेश्चन मार्क। ये बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट होती है। इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन b तो क्या हो, तो फिर a अगर ये ट्रू हो जाए तो a की वैल्यू लार्जर में चली जाए, अगर ये फॉल्स हो जाए तो b की वैल्यू लार्जर में चले जाए। ये इसका सिंटैक्स है, बीच में कोलन आता होता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लार्जर लिख देते हैं इज इक्वल टू, और ये कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। और इसके बाद प्रिंट एफ कर देंगे, द लार्जर नंबर इज़ परसेंटेज d में कौन सी वैल्यू आएगी, लार्जर की, क्योंकि जो भी इसमें लार्जर नंबर होगा वो इसमें सेव हो चुका होगा। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर n, यानी एक नंबर हमने रीड कराना है, एंड प्रिंट्स अ मैसेज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू एज गिवन बिलो। अब 3 नीचे कंडीशन दे दी हैं कि अगर n ग्रेटर दैन 0 हो तो ये लिखना होगा इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, n स्मॉलर दैन 0 इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, n इज इक्वल टू 0 इट इज़ इक्वल टू 0। अब देखें, पहले तो सिर्फ इफ़ वाली थी, फिर इफ़ एल्स वाली आ गई, अब देखें 3 कंडीशन आ गई हैं। तो अगर एक कंडीशन हो तो सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो सकती है, जब 2 कंडीशन हो तो इफ़ एल्स यूज़ होती है, और अगर 2 से ज़्यादा हों तो एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ होती है, जिसमें शुरू में इफ़, फिर एल्स इफ करते रहते हैं और आखिरी सिर्फ एल्स होती है। इस क्वेश्चन में स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्विच स्टेटमेंट जो है इन ऑपरेटर्स को जो रिलेशन कायम करते हैं 2 नंबर्स का, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इनको यूज़ नहीं कर सकता। अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं, ऊपर नीचे की चीज़ें लिख ली। इंटीजर हम लोगों ने कौन सा एंटर करना है, सिर्फ एक ही नंबर n एंटर करना है, तो इंटीजर हम लोगों ने डिफ़ाइन कर दिया n, प्रिंट एफ कर दिया एंटर नंबर, और फिर पूछ रहे हैं उससे नंबर, वो जो नंबर एंटर करेगा बंदा वो n में चला जाएगा। अब हम लोगों ने चेक करना है इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है, पहली कंडीशन, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0 तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ कर दो इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब दूसरा क्या करेंगे, चूँकि 2 से ज़्यादा है तो ये एल्स इफ वाला है, तो अब एल्स इफ करेंगे, एल्स इफ n इज़ स्मॉलर दैन 0 तो फिर क्या लिख दो, इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। और आखिरी के लिए हम लोग ये n इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ एल्स लिख देंगे, क्योंकि आखिरी वाली के साथ वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो एल्स इट इज़ इक्वल टू 0, सो सिंपल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोग्राम दैट रीड्स टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड प्रिंट्स अ मैसेज एज एंड अंडर। अब इसमें भी देखें 3 कंडीशन है, टेम्परेचर ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 तो लिखो इट इज़ हॉट,
और फिर ये टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 और टेम्परेचर स्मॉलर देन और इक्वल टू 35, ये एक नई चीज़ आ गई। तो फिर लिखना है नाइस डे, और टेम्परेचर लेसर देन 20 तो इट इज़ कोल्ड। अब ये जो नई चीज़ आई है इसको कहते हैं लॉजिकल कंपाउंड कंडीशन, यानी कि दो रिलेशनल एक्सप्रेशंस आ रही हैं और उनको हम लोगों ने एवेल्यूएट करना है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इफ़ वन कंडीशन हो तो आपको याद है कि ये वन इफ़ स्टेटमेंट करनी है, दो हो तो इफ़ एल्स, और तीन हो तो एल्स इफ़। ये वही बिल्कुल तीन कंडीशंस हैं, दो से ज़्यादा हैं तो ये यूज़ करेंगे। और इसमें भी स्विच स्टेटमेंट नहीं आ सकती। पहले ही मैंने बताया रिलेशनल ऑपरेटर्स जिसमें हो तो उसमें स्विच स्टेटमेंट नहीं यूज़ हो सकती। वही ऊपर नीचे की चीज़ें लिखनी हमने कोड में। अब इंटीजर टी डिफाइन करना है, क्योंकि सिर्फ एंट्री हमने क्या करानी होगी, टी टेम्परेचर सेल्सियस में। तो अब प्रिंट एफ लिखेंगे हम लोग, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। स्कैन एफ कराएंगे तो जो भी कोई यूज़र इनपुट करेगा टेम्परेचर की वो जाएगी टी में जाके सेव हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, इफ़ चेक करना है, कंडीशनल लगानी है कि इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 तो क्या प्रिंट कर दो, इट इज़ हॉट। अगला जो लॉजिकल कंपाउंड कंडीशन देख लें किस तरह लिखी जाती है, एल्स इफ। अब दो कंडीशन इस तरह लिखने का तरीका होता है, एक बार एल्स इफ वाली ब्रैकेट हो गई और अंदर जो दो कंडीशन है दोनों की अलग अलग ब्रैकेट और बीच में लॉजिकल एंड लिख दिया जाएगा, ठीक है। और इसके सामने आप लिख देंगे प्रिंट एफ नाइस डे। और थर्ड कंडीशन जो नॉर्मल है उसके सामने सिर्फ एल्स लिख देंगे, क्योंकि आखिरी वाली कंडीशन है और आखिरी वाली के सामने हम ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते। तो एल्स इट इज़ कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रोग्राम दैट रीड्स मार्क्स एम ऑफ अ सब्जेक्ट एंड प्रिंट्स द लेटर ग्रेड एज गिवन बिलो। तो ज़ाहिर है इसमें भी सिर्फ देखें एक ही मार्क एम जो है हम लोग जो है इनपुट ले रहे हैं, और इसमें कंडीशंस कितनी सारी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जाहिर है ये इफ़ भी नहीं है, इफ़ एल्स भी नहीं है, एल्स इफ़ वाली होगी। और इसको हम लोग शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि वन सिंपल कंडीशन हो, वन कंडीशन होती सिर्फ एक तो इफ़ होता, दो होती तो इफ़ एल्स, दो से ज़्यादा होंगी तो एल्स इफ़। तो हम लोगों ने एल्स इफ़ यूज़ करना है और इसमें भी स्विच स्टेटमेंट नहीं यूज़ होगी। क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। ये मैं बार बार इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं यूज़ हो सकती, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। स्विच स्टेटमेंट कब यूज़ होती है, जब सिर्फ इक्वल टू ऑपरेटर हो, सिर्फ एक इक्वल टू के निशान के साथ चल रहे हो। अभी आप देखें चूँकि जगह कम है और ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो इस चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं और जगह को खुला कर देते हैं। अभी देखें इंटीजर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया एम, क्योंकि हम लोगों ने मार्क्स एंटर करने हैं। फिर प्रिंट एफ एंटर द मार्क्स, स्कैन एफ जो मार्क्स एंटर करेगा वो वेरिएबल एम में चले जाएंगे। अब हम लोगों ने चेक करना है बारी बारी, इफ़ एम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 80 तो क्या प्रिंट कर दें, ए प्लस। अब अगला देखें एल्स इफ, ये कौन सा आ गया, वही लॉजिकल कंपाउंड। जब दो कंडीशंस हों तो फिर लॉजिकल कंपाउंड कंडीशन होती है। तो एल्स इफ बाहर वाली ब्रैकेट और अंदर दोनों के लिए अलग-अलग ब्रैकेट और बीच में लॉजिकल एंड, एम ग्रेटर दैन इक्वल टू 70, एम लेसर दैन इक्वल टू 80। ये कंडीशन हो तो प्रिंट कर देना है ग्रेड ए। इसी तरह 60 से 70 के बीच में ग्रेड बी, 50 से 60 के बीच में ग्रेड सी, 40 से 50 के बीच में ग्रेड डी। यहाँ भी जगह ख़त्म होगी, थोड़ा राइट पे चले जाते हैं, चलें। और एल सेफ करके ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड लेसर देन इक्वल टू 40 तो प्रिंट एफ ई। और फाइनली जब आखिरी वो लगाना होगा तो ये नहीं लिखेंगे बीच में ब्रैकेट में, सिर्फ एल्स लिख देंगे और प्रिंट एफ अनग्रेडेड। क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड के एग्जाम में आ जाता होता है। तो राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स बेसिक पे ऑफ एन एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट्स एंड प्रिंट्स हिज नेट पे एज गिवन बिलो। कि बेसिक पे आपको हम लोग रीड करवाएंगे, मतलब कोई भी बंदा अपनी बेसिक पे एंटर करेगा और ओवरऑल नेट पे उसकी कैलकुलेट होगी इस फार्मूले से कि नेट पे बराबर होती है बेसिक पे प्लस हाउस रेंट। अब हाउस रेंट मुख्तलिफ पेज के हिसाब से डिफरेंट होता है। अगर बेसिक पे लेसर दैन 25,000 हो तो हाउस रेंट होगा 30% ऑफ बेसिक पे। 30% आपको पता है ना, 0.3 को बोलते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 100 0.3। इसी तरह अगर बेसिक पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 एंड लेसर देन और इक्वल टू 40,000 तो फिर बेसिक पे हो जाएगी 40% ऑफ बेसिक पे, यानी 0.4 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। इसी तरह अगर बेसिक पे ग्रेटर देन 40,000 होगी तो हाउस रेंट कितना हो जाएगा, 50% ऑफ बेसिक पे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। अभी शुरू करते हैं, ये ऊपर नीचे की चीज़ें हमने लिख ली। अभी हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि पे जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 30% से तो जाहिर बात है आंसर डेसिमल में आ सकता है, तो इसलिए हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं बजाय इसके कि इंटीजर यूज़ करें, क्योंकि डेसिमल में आना है। बी भी हम लोग एब्रीवेशन लगा देते हैं, बेसिक पे, नेट पे और हाउस रेंट की, ये एब्रीवेशन हम लोगों ने वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ कर ली हैं। अभी प्रिंट एफ हम लोग लिखते हैं और बंदे से कहते हैं एंटर करो बेसिक पे। अब स्कैन एफ कराते हैं, वो जो भी चीज़ एंटर करेगा वो परसेंटेज एफ फ्लोटिंग वैल्यू हो सकता है, डेसिमल में भी एंटर कर दे तो वो चली जाएगी बेसिक पे के अंदर, बीपी के अंदर। अब हम लोगों ने क्या करना है, बारी बारी चेक करना है। कितनी कंडीशन आप देखें, 1 2 3, तो एल्स इफ़ वाली आएगी, पहले एफ इफ़ फिर एल्स इफ़ और फिर एल्स।
तो इफ़ बेसिक पे इज़ लेसर देन 25,000 तो क्या करें, हाउस रेंट का फॉर्मूला ये लगा दिया, हाउस रेंट इज़ इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे, ऑफ नॉर्मली मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। अब एल्स इफ करेंगे, अब ये देखें लॉजिकल कंपाउंड कंडीशन, टू रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल कंपाउंड कंप्रेशन एक्सप्रेशन। तो बेसिक पे अगर ग्रेटर देन 25,000 है, लेसर देन 40,000 है, तो अब क्या फार्मूला लगेगा, एच आर यानी हाउस रेंट इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे, और आखिर में सिर्फ एल्स हाउस रेंट इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय बेसिक पे। अब जब ये चीज़ होगी तो जब एक दफ़ा उसने एंटर कर दी अपनी बेसिक पे, तो जिस कैटेगरी में ये फॉल करती है उसने जाके कैलकुलेट कर लिया। अब नेट पे कैलकुलेट करनी है, नेट पे इज इक्वल टू बेसिक पे प्लस हाउस रेंट, और फाइनली प्रिंट कर देना होगा नेट पे को, नेट पे इज परसेंटेज एफ एन पी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 स्मॉल क्वेश्चंस में राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ये देखें कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसमें ये बेसिकली चेक करना होता है कि इफ़ ए प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 20, इसको चेक करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसकी वैल्यू को हम लोग एंटर कर देंगे के अंदर, और अगर ये फॉल्स होगी तो इसकी वैल्यू को के अंदर एंटर कर देंगे। इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। तो अगर ये ट्रू होगी तो मैंने पहले बताया कि ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी को के में एंड कर देंगे, और अगर ये फॉल्स होगी तो ए माइनस बी को के अंदर ले जाएंगे। ये आप देखें, इफ़ ए प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन 20, क्योंकि इसको अभी कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है इफ एल्स में, तो इस तरह करेंगे। इफ़ ए प्लस बी ग्रेटर दैन 20 ये है तो फिर क्या कर दो, अगर ये ट्रू है तो के इज इक्वल टू ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई बी, और अगर ये फॉल्स है यानी कि एल्स कर दो तो क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ए माइनस बी। एक एग्जांपल बुक से भी देख लेते हैं। बुक्स में इस तरीके से लिखा हुआ था, मार्क्स ग्रेटर देन 32 हो। अब ये किसी को इक्वल नहीं करा किसी चीज़ के, बस सिर्फ लिख रहा है। अगर मार्क्स किसी ने एंटर किए हैं वेरिएबल के अंदर ग्रेटर देन 32 तो प्रिंट कर दो पास, वरना प्रिंट कर दो फेल। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। पिछला देखें इफ़ वाला दिया था और कंडीशनल बनाया था, अब जो है सॉरी पिछले में कंडीशनल था, इफ़ वाला बनाया था, अब इफ़ वाला दे दिया और कंडीशनल बनाना है। बहुत ही आसान है, एक ही लाइन में इसका आंसर आएगा। अब देखें, सबसे पहले आपने ये वाली चीज़ उठा के लिख लेनी है, एक्स ग्रेटर देन वाई और क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद ये जो जेड है जिसमें एंटर डालना है, ये लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे जेड। अब पहली कंडीशन क्या है, अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 जेड में आना चाहिए, तो वो इस साइड पे लिख लेंगे और फिर रेशो का साइन डाल देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये चीज़ जेड में आनी चाहिए और इसको रेशो के राइट साइड पे लिखा जाता है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये कोड दिया हुआ है, बताएंगे इसकी आउटपुट क्या होगी। तो आसान है, देखें इंटीजर 3 है, एन काउंट सम, एन की वैल्यू है 28, काउंट की 15, सम 30। इफ़ एन इज़ लेसर दैन 25 तो ये वाला काम करो। अभी देखें एन क्या है, 28 है, नहीं, यानी कि एन इज़ लेसर दैन 25 ये गलत है, तो फिर इफ़ वाली स्टेटमेंट को यहाँ तक हम लोग स्किप कर देंगे। एल्स में जाएंगे, एल्स में जाके क्या करेंगे, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट माइनस 5। तो काउंट की वैल्यू क्या थी 15, तो 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10। फिर नेक्स्ट उसने क्या एग्जीक्यूट किया, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एन, सम 30 था तो 30 प्लस एन क्या है, एन 25, एन 28 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 28 58। अब उसने प्रिंट करना है इसको, यानी कि अभी जो डिस्प्ले हमारा आना चाहिए, जो हमने उसने आंसर पूछा है कि आउटपुट क्या होगी, तो वो ये होगी काउंट इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, जो काउंट की वैल्यू थी यानी कि 10, तो ये आ जाएगी काउंट इज़ इक्वल टू 10। और दूसरी प्रिंटिंग आएगी सम इज़ इक्वल टू, जो सम की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, तो सम इज़ इक्वल टू 58, क्योंकि 58 ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ था। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 पार्ट 7, ये हमारा लास्ट है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब इसके अंदर देखें स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल आ गया, कैरेक्टर CH। अब CH के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, C। अब स्विच स्टेटमेंट जो है ना, वो चेक करेगी कि जो CH की वैल्यू है यानी कि जो C है, ये किस केस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है। जिस केस में आ रही होती है वो डायरेक्टली उधर पहुंच जाता है जंप करके, यानी केस A को उसने देखा नहीं है बराबर, ये तो A है C नहीं है, तो नीचे आ गया। ये क्या है, B है, यानी C नहीं है तो फिर नीचे आ गया, C है तो बस ये इधर आ गया। अब C के फ़ौरन बाद जो भी स्टेटमेंट होनी चाहिए थी वो रन होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं है तो वो नेक्स्ट केस में चला जाता है, उसमें भी नहीं है तो नेक्स्ट केस में चला जाता है, इसमें है तो इसी को रन करके ब्रेक कर जाएगा। अभी देखें, इन द एब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर अ केस, ये याद रखने वाली बात है कि इस केस के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इन द एब्सेंस ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर अ केस द कंट्रोल फॉल्स राइट थ्रू वन केस टू द
केस बिलो, तो इससे एक नीचे वाले केस के अंदर जो स्टेटमेंट होगी फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आएगा गुड बाय, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपको गिवन है और कहा गया है कि इसकी आउटपुट क्या होगी। तो हम आउटपुट स्क्रीन खोल लेते हैं और इसको देखते हैं। इंटीजर के डिफाइन किया उसने और के लिए लूप दे दिया 1 से लेकर 5 तक, यानी कि जब के की वैल्यू 1 हो तो अंदर जाए, एक दफ़ा लिख दे आई एम अ स्टूडेंट। फिर उसके बाद ऊपर आया के प्लस प्लस किया, के की वैल्यू 2 कर दी, चेक किया कि 5 से कम है, तो फिर नीचे गया और एक दफ़ा ये आई एम अ स्टूडेंट प्रिंट कर दिया। फिर ऊपर गया, फिर एक दफ़ा प्रिंट कर दिया, फिर एक दफ़ा प्रिंट कर दिया, फिर एक दफ़ा। जब 5 दफ़ा प्रिंट कर चुकेगा और अगली दफ़ा जाकर के प्लस प्लस करेगा 6 हो जाएगा, तो इससे बड़ी हो जाएगी वैल्यू 5 से, तो अब ये इसको प्रिंट नहीं करेगा बल्कि इस फॉर लूप से बाहर निकल आएगा और इस अगली स्टेटमेंट पे आ जाएगा और एक बार इसको भी प्रिंट कर देगा और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये कोड आपको गिवन है और इसके अगेंस्ट आपने बताना है कि आउटपुट क्या होगी। हम लोग अपनी आउटपुट स्क्रीन खोल लेते हैं। इंटीजर n डिफाइन किया और देखें स्टार्ट किधर से हो रहा है, n इज़ इक्वल टू 30 से और नीचे जा रहा है और 10 तक जा रहा है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10। और ये क्या है, इंक्रीमेंट नहीं है, डिक्रीमेंट का है, यानी कम कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टार्ट हम लोगों ने करना है n इज़ इक्वल टू 30 से, प्रिंट एफ किया \n, यानी कि हर दफ़ा नई लाइन के अंदर प्रिंट होना है, तो %d के अंदर n की वैल्यू चली जाएगी और पहली दफ़ा 30 प्रिंट हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा n इज़ इक्वल टू n-5, यानी कि 30 - 5 हो जाएगा 25। नेक्स्ट टाइम अंदर आएगा तो 25 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह बार बार ऊपर जाएगा 20, 15, 10। अब जब 10 पे आ गया और उसने दोबारा ऊपर जाके किया तो 10 - 5 = 5 और चेक किया इसके साथ, तो अब चूंकि ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10 नहीं है, 5 छोटा नंबर होता है, तो अब मज़ीद वो प्रिंटिंग नहीं करेगा। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। इस तरह का भी एक आधा सवाल ज़रूर बोर्ड में आता है, तो इसके लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाते हैं। पहले वाली लाइन में देखें तो आपका सेमी कॉलन मिस है, जो कि टर्मिनेटर होता है स्टेटमेंट का। अगली लाइन ठीक है, उससे अगली लाइन भी ठीक है। वाइल लूप के अंदर आप देखें, वाइल लूप में ये सेमी कॉलन नहीं होता, ठीक है, लिहाजा आपने हटा देना है। ब्रैकेट्स आप देखें, इसने बिल्कुल करली नहीं, इसने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किए, वो गलत है, तो हम इसको करली कर लेते हैं। अगली लाइन में जाते हैं तो प्रिंट एफ, इसने ये देखें %f, हालांकि यहाँ पे इंटीजर है, फ्लोट नहीं है। अगर यहाँ पे फ्लोट होता तो %f होता, तो हम लोगों ने सही कर लेना है %d, जो कि इंटीजर के अगेंस्ट लिखा जाता है। नेक्स्ट लाइन ठीक है और फाइनली फिर एक करली ब्रैकेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग फॉर लूप इनटू अ वाइल लूप। यानी फॉर लूप में आपको चीज़ गिवन है, आपने वाइल लूप बनाना है। ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं। छोटा सा है, इंटीजर के है, फॉर k इक्वल टू 25, ये इनिशियलाइज़ कर दिया, ये इसकी कंट्रोल स्टेटमेंट k ग्रेटर दैन 0 और इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट कर रहा है, k इक्वल टू k-3 और प्रिंट एफ \n %d। अब वाइल लूप की आपको पता है कि वाइल लूप में आपने हमेशा पहले इनिशियलाइज़ करना होता है। तो इंटीजर को पहले तो डिफ़ाइन कर दिया इंटीजर k, अब हम लोगों ने इनिशियलाइज़ पहले करना है उसको, k इक्वल टू 25 हम लोगों ने पहले इनिशियलाइज़ कर दिया लूप लगाने से पहले। और वाइल लूप इस तरह लगता है, वाइल कंट्रोल कंडीशन इसके अंदर k ग्रेटर दैन 0। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग प्रिंट एफ कर देते हैं और ख़त्म करने से पहले लूप को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी होता है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग k इक्वल टू k-3 डिक्रीमेंट करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह वाइल लूप के अंदर आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जो कि आपको फॉर लूप में गिवन था। इसका इन्वर्स भी आपको आ सकता है कि आपको वाइल लूप दे दिया जाए और फॉर लूप बनाने के लिए आ जाए। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि लैब क्वेश्चन हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। एक हम लोगों ने प्रोग्राम प्रिंट करना है जिसमें 1 से लेकर 50 तक जो इवन नंबर्स आए हैं उनका सम किया जाए, यानी कि 2, 4, 6, 8 इन सब को प्लस करते जाएं और आखिर में सम को प्रिंट कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है ना रफ़ साइड यूज़ करते हैं। आपने अपने पेपर में राइट साइड पे रफ़ पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर करना है। ये आदत डालेंगे तो आपके कंप्यूटर की कोडिंग ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आप ये देखें, इन एडिशन इन लूप्स, जब भी लूप्स के अंदर एडिशन का काम करना हो तो इनिशियलाइज़ कर दिया जाता है उसको ज़ीरो में। यानी जब भी प्लस वाले सवाल हों, एडिशन हो और लूप्स के अंदर हो रही हो, तो उसके अंदर सम करते वक्त ज़ीरो इनिशियलाइज़ करना होता है, यानी कि लूप में जाने से पहले पहले उसको ज़ीरो करना होता है। ये आगे मैं दिखाऊंगा। मिसाल के तौर पे सम इज़ इक्वल टू 0, आपने शुरू में सम को 0 कर दिया, क्योंकि जब आपने उसमें 2 या 4 या 6 अभी तक डाला ही नहीं है तो आपकी आउटपुट अभी तक तो 0 है। जब डालना शुरू करेंगे तो 2 डालेंगे तो 2 रह जाएगी, जब 4 डालेंगे तो 2 + 4 6 हो जाएगी। इस तरह अभी देखें आपने करना क्या है, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n। इनिशियलाइज़ आपने सम को किससे किया हुआ है, 0 से।
और n की पहली वैल्यू क्या है इवन नंबर में, 1 तो नहीं है तो 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, तो 2 + 0 = 2। अब आपकी सम की वैल्यू हो चुकी है 2। अब नेक्स्ट दफ़ा जब ये लूप के अंदर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और नेक्स्ट इवन नंबर क्या था 4, तो 4 + 2 = 6 एंड सो ऑन। 6 इधर आ जाएगा, अगला इवन नंबर क्या है 6, 6 + 6 = 12 एंड सो ऑन करते करते आखिरी जो होगा सम प्लस 50। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, क्योंकि 50 तक तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये तो हम कोड की मदद से करते होते हैं। अब आप कोड की तरफ आ जाएं। कोड में हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों को इंटीजर्स वेरिएबल्स क्या चाहिए। एक तो आपको पता है कि आपने नंबर जो इवन नंबर्स हैं वो लेना है, क्योंकि लूप में लगाने के लिए कोई ना कोई नंबर तो चाहिए, 2, 4, 6, तो उनके लिए आप लोग यूज़ कर लेते हैं वेरिएबल n। और जिसमें प्लस करना है और जिसको शुरू में हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करना है उसके लिए हम लोग ले लेते हैं सम, क्योंकि फाइनली हम लोगों ने सम के आंसर को प्रिंट करना है। अब हम लोग सबसे पहले इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे समझाया था, सम = 0 इनिशियलाइज़ बिफोर द लूप। ये मैं आपको साथ साथ स्टेटमेंट्स भी देख रहा हूँ। ये इस 2 ऑब्लिक से क्या बनता होता है कि ये कमेंट है, ये कोडिंग के अंदर इसका फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है। फिर अब लूप लगा लेते हैं। लूप मैंने कहा था फॉर लूप लगाएंगे और उसका वेरिएबल होगा n, और स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से नहीं 2 से होना है, इवन नंबर से करना है, और कहाँ तक जाना है 50 तक, लेस देन और इक्वल टू 50। और इसका इंक्रीमेंट कितना होता है n = n + 2, क्योंकि हर इवन नंबर और के बीच में एक एक ऑड नंबर आ रहा होता है। और अब हम लोग स्टेटमेंट क्या लगाएंगे, सम = सम प्लस n। तो देखें पहली दफ़ा जब ये आया 2, तो 2 + 0 = 2। अब ऊपर गया तो 2 से 4 बन गया, तो 4 + 2 = 6, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था। तो इसी तरीके से करते जाएंगे। ये इसी तरह एक ही लाइन का इसके अंदर लूप के अंदर ये है, जब लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट हो तो करली ब्रैकेट्स नहीं लगाई जाती, ठीक है। तो एक ही लाइन है हमारे पास, एक ही स्टेटमेंट है, तो हम करली ब्रैकेट्स नहीं लगा लें। तो जब ये तकरीबन 25 बार ये लूप रन हो जाएगा तो ये इससे क्विट करके बाहर आ जाएगा। जब 52 की वैल्यू होगी तो ये मज़ीद सम नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। और अब फाइनली हमने क्या प्रिंट कराना है, सम को प्रिंट कराना है। तो हम लिख देंगे प्रिंट ऑफ \n सम = %d, सम। तो ये जो सम के अंदर वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी वो इसमें आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग अ लूप ऑन अ सिंगल लाइन। ये 5, 10, 15, 20। अब आप देखें कि यूजिंग अ लूप, कोई भी एक लूप यूज़ करना है और सिंगल लाइन, वरना तो अगर लूप ना यूज़ करना होता तो आप प्रिंट एफ करके उसके अंदर ये सारे नंबर लिख देते। और यूज़ करना है लूप को और सिंगल लाइन में, यानी कि \n नहीं आना चाहिए, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो डोंट यूज़ \n। अभी ये हम लोग कोड की ऊपर नीचे वाली चीज़ें मैंने डायरेक्ट ली दी हैं, ये तो आपको याद ही होंगी। अब हम लोगों ने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर लिया, जिसके बाद हम लोग ये वाले नंबर्स के लिए कोई लूप लगाएंगे। इंटीजर n इज़ द वेरिएबल, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ सम। इस क्वेश्चन के अंदर सम तो नहीं करना, बस सिर्फ जो है ना इंक्रीमेंट करते जाना है और आगे प्रिंट करते जाना है, लिहाजा इसके अंदर सेपरेट इनिशियलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लूप लगाया फॉर n = 5, और टर्मिनल बात क्या है, n <= 50, मतलब 5 से 50 तक, और इंक्रीमेंट कितने का है 5 का। तो अब हम लोग इसके अंदर प्रिंट एफ, अब देखें यहाँ पे \n नहीं लगाया, क्योंकि अगर \n लगाता तो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, हमने किस में करना है, एक लाइन में, सिंगल लाइन में। अब इस लूप को रन करें तो 5 यहाँ पे पहली दफ़ा प्रिंट हो गया, ऊपर गया तो n की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। फिर अगला 10 उसने प्रिंट किया, फिर ऊपर गया तो n = n + 5, 10 + 5 15, तो ये 15 हो गया। इस तरह करते करते ये अंदर प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। और याद रखें, यू कैन ऑल्सो राइट प्रिंट एफ %d \t। यहाँ पे मैंने देखें गैप दिया हुआ था थोड़ा सा, वरना बिल्कुल ये नंबर आपस में मिल जाएंगे, तो आपने ये थोड़ा सा गैप ज़रूर देना है। और अगर आप मज़ीद खूबसूरत प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो देखने में बंदे को लगे प्रोफेशनल बनाए, तो \t पूरा टैब दे दिया करें, ठीक है। ये आपकी आउटपुट स्क्रीन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ लूप। अब आप देखें इसमें आपने सम भी करना है, स्क्वेयर्स भी करने हैं, और 1 से 10 तक के नंबर हैं, और लूप के अंदर करना है ये काम। देखने में लग रहा होगा पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, लेकिन बहुत आसान सा है। सबसे पहले आप देखें रफ़ में जाके आप इस तरह काम कर लें। इन एडिशन याद है ना, आपको ऑलवेज़ इनिशियलाइज़ करना होगा 0 को, तो सम को तो हम लोग इनिशियलाइज़ कर लेंगे 0, ठीक है। और फार्मूला हम लगाएंगे सम = सम प्लस j × j। क्यों? क्योंकि आपने किन को सम करना है, स्क्वेयर्स को। पहले हमने सिर्फ j को सम किया हुआ था, याद होगा आपको, n + सम था या j + सम था। वेरिएबल आप चेंज करते रहा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो ये स्क्वेयर हो गया, यानी कि 1 × 1 + सम =
सम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ये इस तरह से देख लें, ठीक है। पहले के बाद जो सम आया वो इधर आ गया, और 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तक चले जाएंगे। आ जाते हैं कोड की तरफ। ये ऊपर नीचे की चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और हम लोगों ने अब इसमें देखें वेरिएबल टोटल कितने हमारे हैं, सम है और जे है, वो लिख लिया इंटीजर के साथ। और सम इज इक्वल टू 0 इनिशियलाइज़ कर लिया हम लोगों ने बिफोर द लूप फॉर जे इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि देखें आपको कौन से नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक का लूप बनाया है जे प्लस प्लस यानी सिंगल इंक्रीमेंट के साथ, और यही वाला फार्मूला अंदर हमने लिख दिया, सम इज इक्वल टू सम प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे। तो ये 10 बार जब रन हो जाएगा तो इस सम के अंदर आखिरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी कि टोटल कितना सम बना है, और आपने प्रिंट कर देना है। इस लूप से जब निकल आया तो इधर प्रिंट कर देना है सम इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी। ये जो सम के अंदर वैल्यू है वो परसेंटेज डी वाली लोकेशन पे आ जाएगी, और यूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यू मे राइट फुल सेंटेंस एज इन स्टेटमेंट। आप एक अच्छा जुमला लिखना चाहें, यहाँ पे तो जगह कम थी तो मैंने कहा आप ये लिख सकते हैं सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ लूप इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स ऑल अपर केस लेटर्स, अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, ठीक है, लोअर केस स्मॉल लेटर्स, अपर केस कैपिटल ए कैपिटल बी इस तरह जेड तक, इन रिवर्स ऑर्डर ऑन अ सिंगल लाइन यूजिंग लूप। 3-4 बातें इसने कर दी। अपर केस लेटर हैं ए से जी तक, रिवर्स ऑर्डर यानी जेड से शुरू करेंगे और ए पे ख़त्म करेंगे, सिंगल लाइन में करने हैं यानी बैकस्लैश एन नहीं लगाना, और लूप के ज़रिए से करना है। इस तरीके से आना चाहिए। तो आप सबसे पहले रफ़ के अंदर काम करेंगे। आपको बता दूं एस्की टेबल होते हैं 0 से 225 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझा रहा हूँ ये समझ लें। 0 से 31 तक कंट्रोल कोड्स होते हैं, नॉट यूज बाय अस, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, लेकिन 32 से 127 तक अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंटिंग कैरेक्टर्स के लिए। 128 से 255 तक ग्राफिक्स और फॉलोइंग लैंग्वेज की चीज़ें होती हैं, ये भी हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो इन्हीं के बीच में आपके अल्फ़ाबेट्स भी आए हुए हैं। 65 नंबर आप याद रख लें, 65 से लेकर 90 तक आपके A to Z होते हैं, और 97 to 122 तक स्मॉल a to स्मॉल z होते हैं। बीच के 6 हिस्से फ़िलहाल रहने देंगे, उसमें क्या है, ठीक है। तो 65 इज़ टू A, 90 इज़ टू Z। हर नंबर के लिए परसेंटेज डी अगर लिखा जाए, यानी अगर आपने इंटीजर डिफ़ाइन किया है और उसके लिए परसेंटेज डी लिख दें तो ये नंबर प्रिंट करेगा, और अगर उसी इंटीजर जो डिफ़ाइन किया हुआ है उसके लिए परसेंटेज सी लिख दें तो ये इसका करैक्टर प्रिंट करेगा। ये बात दोबारा समझा दूं कि परसेंटेज डी अगर लिखेंगे तो नंबर प्रिंट होगा, परसेंटेज सी अगर लिखेंगे तो उसी नंबर के अगेंस्ट करैक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सी एंड एंड ऑन ए, दैट इज़ 90 to 65। अब आए कोड शुरू करते हैं। ऊपर नीचे की चीज़ें लिख लें, बिल्कुल आप 3 लाइनों में ये कोड कंप्लीट कर लेंगे। इंटीजर n, सिर्फ हम लोगों के एक नंबर्स ही चाहिए जिसको हम लोगों ने बाद में उसके परसेंटेज सी यानी करैक्टर को प्रिंट करना है। फॉर n इज़ इक्वल टू 90, n इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65, ठीक है, और n माइनस माइनस। नॉर्मली अगर बोर्ड के पेपर में ये चीज़ें नहीं भी लिखी आती तो आप सर को बताएं कि सर ये रटे का ज़माना थोड़ी है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, आप बताएं, वरना हम आपकी शिकायत लगाएंगे। आप बताएं हमें ये क्या चीज़ होती है, कि कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स हैं। और प्रिंट एफ ब्रैकेट में परसेंटेज सी कॉमा एन, तो एन में जो भी वैल्यू आती जाएगी सबसे पहले क्या 90 की वैल्यू अगेंस्ट क्या वैल्यू आएगी z, तो यहाँ z प्रिंट हो जाएगा। और आप देखें बैकस्लैश एन नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो अगला नंबर इसके बाद प्रिंट होने के लिए सीधा लाइन में ही आ जाएगा। खूबसूरत बनाने के लिए आप यहाँ पे 1-2 स्पेस ज़रूर डाल दें। अभी सारे के सारे मेरे जो कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं वो सारे के सारे तो इकट्ठे हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगले पे आएंगे तो डिक्रीमेंट हुआ है, ये डिक्रीमेंट का सवाल है, तो 90 का बाद 85 हो जाएगा, ठीक है, बल्कि नहीं 90 n माइनस माइनस 90 के बाद 89 हो जाएगा, तो 89 होता है y के लिए, फिर 88 होता है x के लिए, तो ये प्रिंट होते चले जाएंगे इस तरीके से। डोंट यूज़ बैकस्लैश एन नहीं यूज़ करना, एंड डोंट यूज़ परसेंटेज डी। इस सवाल का यही एक कैच है जो कि आपने गलत नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर, यानी एक नंबर हमने रीड करवाना है, यानी प्रिंट एफ स्कैन एफ कराना है लोगों से, एंड प्रिंट्स इट्स टेबल यूजिंग वाइल लूप।
यानी आपने टेबल एक प्रिंट कराना है कोई भी नंबर का, जैसे कि अगर कोई 5 ले ले 6 ले ले तो उसका किस तरह का टेबल होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और इस तरह। अब इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल कितने चाहिए होंगे। n जो भी आपने किसी से रीड कराना है नंबर उसको वेरिएबल n में स्टोर कर लें, और फिर लूप लगाना है, क्योंकि वेरी बात है 5 1 5, 5 2 और 5 3 10 तक जा रहे होते हैं, तो हम लोग एक और अल्फ़ाबेट ले लेते हैं वेरिएबल के तौर पे i, और तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो है n मल्टीप्लाई बाय i ही इनको कर लेंगे। तो हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत है, n और i। कोड लिखना शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने इसकी बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें हैं वो लिख ली। अब इंटीजर n, i ये हमने डिफ़ाइन कर लिए। प्रिंट एफ करेंगे, एंटर नंबर, बंदे से हम लोग नंबर मांग रहे हैं। स्कैन एफ वो करेगा कि जो नंबर वो ऐड करेगा कंप्यूटर के कीबोर्ड से वो चला जाएगा n के अंदर। अब आपके पास ये नंबर आ गया, चाहे जो भी नंबर हो, ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है 5 का करें, वो अगर 6 लिख दे 7 लिख दे तो वो n के अंदर आ चुका है। अब हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि लूप के अंदर जा रहे हैं तो i = 1। कौन सा लूप है? वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप में आपको पता है ना, पहले इनिशियलाइज़ करते हैं। i = 1 कर दिया इसको। अब आगे वाइल लूप लगाया, i कंट्रोल स्टेटमेंट i <= 10। अब ब्रैकेट्स ओपन की और अब अंदर जो प्रिंट एफ, ये गौर से समझें, \n, ताकि देखने में ऐसा लगे कि बिल्कुल टेबल है, ठीक है। %d, पहले %d में क्या वैल्यू आएगी? जो n की वैल्यू है। n की वैल्यू क्या है? 5। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल दे दें, जो भी उसने वैल्यू यहाँ से प्रेस की है, हम समझते हैं 5 प्रेस की थी तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। दूसरे %d में ये i की वैल्यू आएगी, और i की अभी वैल्यू क्या चल रही है? 1, क्योंकि हमने इनिशियलाइज़ की, तो यहाँ पे 1 5 1 सा। और इस %d में क्या आएगी? n मल्टीप्लाई बाय i, तो 5 1 5, ठीक है। और अगली दफ़ा जब ये अच्छा ये जब स्टेटमेंट होगी, अब वाइल लूप में क्या करना है? ऊपर इंक्रीमेंट भी तो कराना है, तो वाइल लूप से निकलने से पहले आपने इंक्रीमेंट करना होता है, i = i+1। अब ये करके फिर ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 5 2 10, फिर इंक्रीमेंट करके ऊपर जाएगा, अंदर आएगा 5 3 15। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लास ऑफ 16 स्टूडेंट्स टेक्स एन एग्जामिनेशन in which marks range from 1 to 100. Write a program to find and print the average marks. आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? 15, और आपने उनके एवरेज मार्क्स निकालने हैं। मार्क्स यानी कि आप लोग एंटर करेंगे mm करके, ठीक है। अब आप रफ देख लें, ये इस तरह समझ लें कि 1 से लेकर 15 तक स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के मार्क्स लिखे गए। अब उनको सम किया आपने, सबसे पहले सम करेंगे तो एवरेज निकलेगी ना, पहले सम किया और फिर एवरेज करने के लिए सम ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय 10, नहीं यहाँ पे मैंने गलती से 10 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। तो अब आप ये देख लें, ये आई मैंने एक वेरिएबल दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं उनके लिए, और जब भी कभी मार्क्स एंटर कराते रहेंगे तो वो एम में एंटर कराया करेंगे। अभी हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे कोड लिखना शुरू करते हैं। इंटीजर हमारे पास जो हम लोगों ने डिफ़ाइन करने हैं वेरिएबल्स, वो आई, एम, सम और एवरेज। सबसे पहले आपने जब भी लूप में जाना है तो उससे पहले सम वाले सवालों के अंदर मैंने आपको बताया था = 0 इनिशियलाइज़ करते हैं। फॉर लूप लिया, i = 1, i <= 15, i++, ठीक है। इनके लिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने भी हैं उतने हम लोगों ने मार्क्स एंटर कराने हैं। अब फॉर की ब्रैकेट्स हम लोगों ने लगा दी, क्योंकि जारी बात है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के अंदर नहीं होगा। अब हम लोग करते हैं प्रिंट एफ, एंटर मार्क्स। जो बंदा कंप्यूटर के सामने बैठा होगा वो मार्क्स एंटर करेगा, जो कि हम लोग ले लेंगे m के अंदर, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हमारा यूज़ हो गया। अब हम लोग सम = सम प्लस m के जो मार्क्स लगाएं वो सम के अंदर ऐड हो जाएं, जो ऑलरेडी 0 था, और इसमें चले जाएंगे। या मिसाल के तौर पे मैंने 60 मार्क्स लिए तो 60 + 0 = 60। दोबारा ऊपर गया, नए मार्क्स लिए तो 60 प्लस जो भी नए मार्क्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो गए। तो इस तरह करते जाएंगे तो आपका सम का आंसर आ जाएगा। फाइनली जो भी लेटेस्ट सम की वैल्यू थी, अब आपने क्या करना है? एवरेज = सम डिवाइडेड बाय 15। यहाँ मैंने ठीक कर लिया, यहाँ पे हालांकि जल्दी में गलत कर दिया था। तो अभी एवरेज के अंदर वैल्यू आ गई। अब आपने इसको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट एफ \n एवरेज मार्क्स आर %d इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कॉमा एवरेज। सो ये हमारा सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स, अब 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं, टेक्स एन एग्जामिनेशन इन विच मार्क्स रेंज फ्रॉम 1 to 100. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड एंड फेल्ड, यानी पास एंड फेल हमने काउंटिंग करनी है। पासिंग मार्क्स आर 33। तो वही रफ का प्रोसीजर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऑफ एडिशन है, ठीक है। वी हैव टू काउंट पास एंड फेल स्टूडेंट। तो कंडीशन कौन सी यूज़ हो रही है? इफ़ एल्स विल बी यूज फॉर पास मार्क, क्योंकि उसने कहा पास मार्क्स आर 33, यानी वो चेक किया करेगा कि 33 हैं या नहीं। तो इफ़ की कंडीशन, इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ होगी। फिर
इस तरीके से आप देख लें कि आपने रफ में लिख लिया कि 1 से लेकर 20 तक स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ मार्क्स रख लिए। पास आपने आखिर में काउंट करना है, इसको देखते हुए 1 2 3 4 7 बच्चे पास हैं और फेल मिसाल के तौर पे 13 हैं। तो अब आपको वेरिएबल और क्या चाहिए कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के लिए कितने होंगे, क्योंकि दरी बात है लूप चलाना होता है आई, और जो उनके मार्क्स हैं उनके लिए एम। अब आके कोड की तरफ आ जाते हैं। कोड में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। इंटीजर आई एम पास और फेल ये स्मॉल में लिख देते हैं। पास इज़ इक्वल टू 0, इनिशियलाइजिंग टू 0, क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है, हमने प्लस करना है ना कि कितने बच्चे पास हुए हैं। एक बच्चा पास हुआ, 2 बच्चा पास हुआ, लूप चलेगा। फिर फेल को भी 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम लोग चले जाते हैं फॉर लूप में। कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, 20, तो आई 1 से लेकर 20 तक। अब ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, के मार्क्स एंटर करो पहले बच्चे के। तो वो स्कैन एफ के अंदर जो भी बच्चे के मार्क्स एंटर करते हैं वो एम में चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन 33, तो क्या कर ले, पास इज़ इक्वल टू पास प्लस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 33 तो लिख दें पास इज़ इक्वल टू पास प्लस 1। पहले पास में क्या था, 0। अभी पहले बच्चे के अगर 33 से ज़्यादा नंबर आए हैं, 33 या 33 से ज़्यादा, तो वो 1 की वैल्यू पास के अंदर आ जाएगी। 0 + 1 इज़ इक्वल टू पास। अगर एल्स हो यानी मार्क्स ग्रेटर दैन 33 नहीं है, तो फिर क्या करो, फेल इज़ इक्वल टू फेल प्लस 1। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा। ये देखिए मैंने यहाँ से लूप को क्लोज़ कर दिया ब्रैकेट से, तो ये 20 बार चलेगा। जितनी बार हम लोग मार्क्स एंटर करते रहेंगे 33 या 33 से ज़्यादा, तो पास होता जाएगा बच्चा, इंक्रीज़ होते जाएंगे पास। और जितनी बार 33 या 33 से कम एंटर करेंगे तो वो फेल होता जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कर देंगे प्रिंट एफ बैकस्लैश पास स्टूडेंट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी और कॉमा पास। जो पास के अंदर हम लोग टोटल नंबर ऑफ पास बच्चे हैं 7 हैं 10 हैं, वो इसमें आ जाएगा। अल्लाह करे सारे ही आप लोग पास हों अच्छे नंबरों से। और प्रिंट एफ फेल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी फेल, अल्लाह करे कोई भी ना हो, 0 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स अ लाइन ऑफ 60 स्टेरिक्स यूजिंग डू वाइल लूप। 60 स्टेरिक्स तो बहुत आसान है, फॉर लूप लगाएं तो। डू वाइल लूप थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ज़रा देखते हैं। रफ में आप लोग कर लें। करना क्या है, इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन या इन अ वर्टिकल लाइन, ये इन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कंप्यूटर की ज़बान में जब भी कभी कोई कहे सिंगल लाइन में तो हॉरिजॉन्टल ही होती है। दूसरा ये है कि टोटल 60 प्रिंट करने हैं, यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट ये है कि लूप चलेगा 60 तक का। डू वाइल लूप है, ये भी एक ट्रिकी बात है, ठीक है। नॉर्मली जल्दी में बंदा इसको फॉर लूप से सॉल्व कर लेता होता है। और इस तरह का हमारा कोई आंसर या स्क्रीन पे जो आंसर आना चाहिए वो स्टार 60 दफ़ा प्रिंट हुआ नज़र आना चाहिए। चलें कोड लिखते हैं। इंटीजर हम लोगों ने डिफ़ाइन करना है, एन वेरिएबल एन डिफ़ाइन कर लिया हम लोगों ने। और चूंकि डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइज़ पहले किया जाता है, तो एन इज़ इक्वल टू 1 से शुरू करना है हमने पहला स्टेरिक डालने के लिए। और डू और ब्रैकेट लगाई, प्रिंट एफ स्टेरिक बैकस्लैश एन नहीं लगाना, ठीक है, वरना फिर हर दफ़ा नई लाइन में चले जाएगा। और डू वाइल लूप में क्या होता है कि इनिशियलाइज़ तो पहले ही किया था, लेकिन इंक्रीमेंट डू की ब्रैकेट क्लोज़ करने से वाइल से पहले इसके अंदर ही n इज इक्वल टू n प्लस 1 हम लोग इंक्रीमेंट कर देते हैं। और चेक करेगा वाइल n इज़ लेसर दैन और इक्वल टू 60। ये कंट्रोल स्टेटमेंट है। जब तक इस तक नहीं पहुंच जाता ये बार बार इस लूप को चलाता रहेगा, बार बार स्टार प्रिंट करेगा, एन की वैल्यू बढ़ाएगा, बार बार स्टार प्रिंट करेगा। जैसे ये देखेगा 60 से बड़ी हो गई है तो फिर लूप से बाहर आ जाएगा। और ये हमारा बस इतना सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन यूजिंग फॉर लूप जो है ना, अगर किया जाए तो वो 2 लाइनों में किया जा सकता है। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस दैन 60, आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ स्टेरिक। इसीलिए वो फॉर लूप का नहीं पूछ रहा, डू वाइल लूप का पूछ रहा है। Question number 9, write a program that prints table of squares of all the numbers from 1 to 10 as shown। किस तरह शो किया गया है ये देखें। ये नंबर्स हैं 1 से 10 और ये हैं स्क्वायर। शुरू में हमने सवाल एक आपको याद होगा कि हम लोगों ने किन को ऐड किया था, नंबर्स को ही ऐड किया था, ठीक है, उनके स्क्वायर को नहीं। अब ये देख लें, इसके लिए नंबर के लिए हम लोग ले लेते हैं वेरिएबल आई, और स्क्वायर किस तरह निकाला जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाय आई से स्क्वायर। उसके लिए कोई अलग वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने कम वेरिएबल आप यूज़ करेंगे और कोड सॉल्व कर लें, आप एक अच्छे प्रोग्रामर होंगे। स्क्वायर इज़ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसलिए हम लोगों ने उसके लिए कोई अलग से वेरिएबल नहीं लिया। तो अभी ये कोड लिखना है, देखें छोटा सा कोड बनेगा। वेरिएबल आई ले आया हम लोगों ने, इंटीजर आई क्योंकि नंबर्स हैं। प्रिंट एफ बैकस्लैश एन नंबर बैकस्लैश टी स्क्वायर। ये हमने क्यों लिखा है, ताकि हेडिंग भी तो आ जाए ना। उसने ये बताया हुआ है कि ये इस तरह का टाइप करो, तो ये इस तरह हेडिंग आ जाएगी पहली लाइन के अंदर। नंबर लिखने के बाद बैकस्लैश टी का मतलब थोड़ा फासले पे और आगे स्क्वायर।
फिर फॉर लूप लगाया 1 से 10 तक का, और फिर प्रिंट एफ की कमांड दी, जो ये 10 दफ़ा लूप चलेगा, बार बार क्या प्रिंट करेगा, हर दफ़ा नई लाइन में जाएगा, क्योंकि हर दफ़ा देखिए नई लाइन में आ रहे हैं ना, और जाके परसेंटेज डी के अंदर क्या चीज़ चली जाएगी, आई की वैल्यू, यानी 1 चला जाएगा, और अगले टैब के बाद परसेंटेज डी जो दूसरा है इसके अंदर आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, तो पहली दफ़ा देखिए 1 इधर लिखा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 इधर और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 इधर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। इस तरह करके ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके ये सी लैंग्वेज का पोर्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल में। टोटल आपके 3 प्रैक्टिकल आएंगे, 2 करने होंगे। आपके मॉडल पेपर में ये वाले 3 गिवन हैं और ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी वो वीडियोस नहीं देखी जो मैंने आपको नॉर्मल थ्योरी के लिए कोडिंग सिखाई थी, वो ये आपके सामने मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, ये ज़रूर देख लें। उसके बाद इधर आएँ तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप किसी भी किस्म का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सॉल्व कर सकेंगे। बारी बारी देखते हैं। पहला क्वेश्चन था टू रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट यूजिंग द फार्मूला भी उसने दे दिया है, F इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी यानी सेंटीग्रेड प्लस 32। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 13 है, पेज 32 ऑफ द बुक पे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। टू रिजॉल्व द फॉलोइंग सीरीज़ यूजिंग फॉर लूप एंड प्रिंट द सम, यानी कि फॉर लूप लेके हम लोगों ने क्या करना है, सम करना है 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को। ठीक है, और फिर प्रिंट कर देना है, यानी कि प्रिंट फाइनल कोई एक नंबर आ रहा होगा, जैसे 50,000, 50 लाख, इस तरह का। और ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 25 जो है पेज 45 पे, उससे क्लोज़र है। वो बेसिकली थोड़े से नंबर्स हैं जिनको उन्होंने प्लस करके दिखाया है। फिर तीसरा है दैट इनपुट्स एक राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इवन और ऑड, यानी कि जो हम प्रिंट करेंगे वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, वो हमें कोड बताए। प्रैक्टिकल नंबर 10 है, ये पेज नंबर 30 पे। आए पहले वाले को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इस तरह मैंने आपके लिए ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये कोड है, वही मैंने ऊपर लाइन रिपीट कर दी है। टू रीड टेम्परेचर इन सेल्सियस, आपने करना क्या होगा, इंक्लूड studio.h, stdio और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल और conio.h कंट्रोल इनपुट आउटपुट। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के थ्रू प्रिंट एफ और स्कैन एफ आते होते हैं। अगर conio.h में ना भी लिखूँ तब भी काम चलेगा, लेकिन आपने गलती से कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़ जाए और आप ये याद ही ना करते हों तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। लिहाजा यह आपने रट्टा लगा लेना, ये भी लाजमी लिख देनी। ये प्रिंट एफ स्कैन एफ के लिए और ये पुट्स और गेट्स वाले फंक्शंस के लिए। वॉइड मेन वॉइड आपने नहीं लिखना, क्योंकि आजकल जितने भी सी के कंपाइलर्स आ रहे हैं वो वॉइड मेन वॉइड पे एरर दे देते हैं। आपने इंट मेन और ब्रैकेट के अंदर खाली छोड़ देना है। और ये भी वैसे याद रख लें, वाइवा में आ सकता है कि ब्रैकेट के अंदर दे रहे होते हैं कि मेन फंक्शन को हम कोई इनपुट दे रहे हैं या नहीं, और जब ये मेन फंक्शन रन हो जाता है तो ये आउटपुट पे किसी और फंक्शन को कोई आउटपुट दे रहा है या नहीं। इंट यहाँ पे इंट रखा है, यानी कि हम लोग कोई दे सकते हैं इंट। ठीक है, अभी आ जाएंगे करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर ली। इंटीजर सी हम लोगों ने डिफाइन किया सेल्सियस के लिए। सेल्सियस में आपको याद होगा मशहूर तरीन टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, तो वो एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, डेसिमल में नहीं है। फ्लोट हम लोग एफ़ क्यों लिख रहे हैं फ़ारेनहाइट को, क्योंकि फ़ारेनहाइट का फार्मूला देखें 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी। जब भी कभी कोई सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई होगा 1.8 से तो वो डेसिमल में आंसर आएगा, प्लस 32 भी साथ में होएगा, तो ये डेसिमल फिगर होगी, लिहाजा हम लोग फ्लोट में डाल देते हैं। प्रिंट एफ हम लोग एक स्टेटमेंट सामने लिखी हुई आनी चाहिए ताकि बंदे को पता हो कि उसने क्या चीज़ एंटर करनी है। तो प्रिंट एफ करेंगे हम लोग, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन। सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे ब्रैकेट लगनी है, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और कहाँ पे सेमी कॉलन। स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे और ये परसेंटेज डी के अंदर, यानी कि हम लोग अब कोई की प्रेस करेंगे, जब कोई की प्रेस करेंगे परसेंटेज डी, तो वो कहाँ चला जाएगा, जहाँ पे एंड के साथ वाला वेरिएबल है, यानी सी में वो वैल्यू चली जाएगी। हम लोगों को उसने कहा था एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, हमने मिसाल के तौर पे लिख दिया 37, तो वो 37 चला गया सी में। अब ये फार्मूला हमने नीचे लिख दिया, F इज़ इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई बाई सी, मल्टीप्लाई की जगह स्टार यूज़ करना है स्टेरिक, प्लस 32। फार्मूला इसकी वजह से F कैलकुलेट हो गया। अब हमने वो F यानी कि फ़ारेनहाइट को प्रिंट करना है। प्रिंट F बैकस्लैश एन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू परसेंटेज 0.2 F इन्वर्टेड कॉमास कॉमा एफ, यानी कि जब भी कभी फ़ारेनहाइट और फ्लोट वैल्यू लिखनी है तो फ्लोट वैल्यू के लिए परसेंटेज एफ लिखते हैं, 0.2 एफ, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं। और गेट की का मतलब है कि आप स्क्रीन को होल्ड कर रखें, और रिटर्न ज़ीरो इस कैटेगरी को क्लोज करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग रिटर्न में कोई वैल्यू दे नहीं रहे, ज़ीरो दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कंपाइल मैंने किया हुआ है, रन भी किया हुआ है, तो कंपाइल एंड रन इकट्ठा कर लेते हैं।
ये देखें इसने कह दिया है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, हम वही लिख देते हैं बॉडी टेम्परेचर 37। तो हमें पता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी देखते हैं 98.60, तो ये हमारा कोड ठीक चला है। अब इस कोड को मैं जो है दोबारा से क्लोज़ करता हूँ। आपको पता है ये जो डबल स्लैश लिखी हो तो इसका मतलब है कि इससे आगे जितना कुछ एक लाइन में लिखा जाएगा वो सिर्फ टेक्स्ट होगा, वो कोड नहीं होगा। और अगर इतनी सारी चीज़ को हम लोगों ने ब्लॉक करना है ताकि वो कोई सिस्टम रीड ना करे तो स्लैश और स्टार लिख लेंगे, और नीचे जहाँ पे हम चाह रहे हैं जिसके बाद वो शुरू कर सके तो वो स्टार और ऑब्लिक ये लिख लेंगे। इसके बाद अब वो रीड कर सकता है। अब मैंने दूसरा कोड भी नीचे लिख के रखा हुआ है, ये इसमें भी पीछे मैंने स्लैश ऑब्लिक स्टार करके लिखा हुआ था ताकि ये रन ना हो जब हम लोग ऊपर वाला रन कर रहे हैं। अब इसको देखें, टू रिजॉल्व द फॉलोइंग, यानी कि सम करना है 1 से लेकर 1000 तक। तो वही studio.h conio.h इंट मेन। अब हम लोगों ने क्या करना है 1 2 3 इसके लिए एक लूप लगाना है, तो लूप के लिए हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं n, और सम करना है तो सम के लिए वेरिएबल हम लोग सम ही ले लेते थे। जिस तरह मैंने पुरानी वीडियोस आपको बताई हैं, जो बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में आपने अगर वो वीडियोस देख ली हैं तो आपको पता होगा कि जब भी कभी सम वाला फार्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है तो उससे पहले सम को हम लोग 0 इनिशियलाइज़ कर लेते हैं लूप से पहले। अब लूप हम लगाते हैं, फॉर लूप लगाएंगे n इज इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है, n लेस दैन इक्वल टू 1000 तक जा रहा है, और कितना इंक्रीमेंट है, एक एक का इंक्रीमेंट है, n प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग फार्मूला लगाते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस n, कि पहली दफ़ा सम 0 था और n की वैल्यू क्या आई 1, तो सम के अंदर टोटल चला गया 1। नेक्स्ट टाइम जब लूप रन हुआ तो सन के अंदर ऑलरेडी 1 वैल्यू पड़ी हुई थी और इधर क्या आ गया 2, तो 2 + 1 3। इस तरह ये करता रहेगा 1000 बार। जब ये रन हो जाएगा तो लूप से बाहर आ जाएगा और फिर प्रिंट क्या करेगा, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 इज इक्वल टू %d कॉमा सम के, यहाँ %d की जगह वो सम की वैल्यू जो यहाँ पे आ चुकी होगी वो ऐड कर देगा और फिर स्क्रीन को होल्ड कर देगा गेट की से और रिटर्न 0, इसको प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। इसको भी रन करते हैं, ऑटोमेटिकली उसने सारे ऐड कर दिए 1 से 1000 तक। 500 500, अगर उर्दू में पढ़ें इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 500,000 500, ठीक है। तो ये आपका सेकंड कोड रन हो गया। अब इस कोड को भी मैं दोबारा से बंद करना चाहता हूँ कि ये वाला कम से कम सॉफ्टवेयर रीड ना करो, तो स्लैश स्टारिक करके और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी स्टारिक एंड स्लैश कर देता हूँ। आगे जाते हैं, मैंने फिर तीसरा कोड भी लिख के रखा हुआ है जो कि इवन और ऑड का डिफरेंस फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, स्लैश स्टार को ख़त्म करते हैं। वो वाली चीज़ें तो ऊपर नीचे वाली ऐसी हैं, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर, इंक्लूड कंट्रोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर इंट मेन ब्रैकेट। अच्छा, अभी हम लोगों ने करना क्या है, इवन या ऑड नंबर। तो जो हम लोगों ने इंटीजर एंटर करवाना है वो उसका हम लोग वेरिएबल दे देते हैं NUM नंबर। प्रिंट एफ हम लोग कराते हैं एंटर अ नंबर। जब बंदे के पास ये लिखा आएगा तो वो कोई ना कोई नंबर इसमें एंटर करेगा, स्कैन यानी %d में, वो जाके स्टोर किस में हो जाएगा, हम लोगों ने करना है नम में। तो ये इसका सिंटैक्स होता है एंड नम। अब जब नंबर ऐड हो गया, अब हम लोगों का वो काम आ जाता है कि हमने चेक करना है इवन है या नहीं है। तो इफ़ के अंदर हम लोग, आपको पता है जब भी जो इवन नंबर होता है उसका रिमाइंडर 0 होता है। रिमाइंडर यानी कि मिसाल के तौर पर अगर 10 एंटर किया है तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 5 10 और रिमाइंडर नीचे 0, ठीक है। तो इसीलिए जो भी नंबर हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर उसका 0 आया तो हम कंपेयर करेंगे इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू 0 के साथ, कि इसका रिमाइंडर अगर 0 है तो प्रिंट कर दो इट इज़ एन इवन नंबर। एल्स अगर 0 नहीं है रिमाइंडर तो फिर प्रिंट करो इट इज़ एन ऑड नंबर, और फिर गेट की करके स्क्रीन को होल्ड कर देंगे और प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए रिटर्न 0। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। ये देखिए एंटर अ नंबर, कोई भी एंटर कर दें 10, तो अभी देखते हैं वो क्या बता रहा है, इट इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। ये हम लोगों का एग्जाम कोड रन हो गया। अब दोबारा रन करते हैं और कोई हम लोग ऑड नंबर डाल के देखते हैं 7, इट इज़ एन ऑड नंबर, तो हमारा कोड ठीक है। HTML से बनता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये वर्ल्ड वाइड वेब की लैंग्वेज है यानी इंटरनेट की, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका सिंटैक्स कुछ इस किस्म का होता है, इसके अंदर टैग्स यूज़ किए जाते हैं, जो भी टैग यूज़ होता है उसको ऑब्लिक करके दोबारा लिख दिया जाता है और ख़त्म हो जाता है वो सिंटैक्स। इस सारे को देख के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपने पूरा साल भी तैयारी नहीं की तो अभी मेरे साथ आप इसको तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह, और मैं आपको कंप्लीट HTML क्लास 10 की तैयार करा लूँगा बहुत ही थोड़े से वक्त में।
इस तरह का इसका सिंटैक्स होता है। जो भी आपने HTML करना है स्टार्ट, तो उसके ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा HTML, और एंड पे बिल्कुल होगा ऑब्लिक HTML। याद रखें, जो भी चीज़ इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखी जाएगी वो आपकी फाइनल जो आउटपुट होगी उसकी स्क्रीन में नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट आपने एक हेडर लगाना है, ठीक है। हेडर हेड लिखते हैं उसकी जगह, और ऑब्लिक हेड यानी इसको क्लोज करने के लिए इनके बीच में जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो टाइटल होगा, और वो इस तरफ ऊपर करके लिखा हुआ आएगा। मिसाल के तौर पे ये आपने लिख दिया दिस इज़ द टाइटल, यानी हेडर के बीच में आप टाइटल लिखते हैं, ठीक है। याद रखें ये आपकी स्क्रीन के अंदर की चीज़ की हेडिंग नहीं है। आपको दिखाता हूँ ये क्या है, दिस इज़ द टाइटल। ये जब आपने सिर्फ इतना सा कोड लिखा, ये देखें पीछे सिर्फ इतना सा आपने कोड लिखा है दिस इज़ द टाइटल, अभी आपने बॉडी कोई नहीं लिखी है, तो आपका सिर्फ ये ऊपर लिखा हुआ आ गया है टाइटल। अब आपको समझ आ गई हेडर इसको क्यों कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ आता है, ठीक है। ये बॉडी में अभी आपने कुछ नहीं लिखा। वापस चलते हैं स्क्रीन पे, अब आप लिखते हैं बॉडी। ये जो बॉडी है इसमें जो चीज़ लिखेंगे वो बीच वाली विंडो में नज़र आएगी। अब मिसाल के तौर पे हम लोगों ने लिख दिया है H1, दिस इज़ हेडिंग 1, यानी कि ये H1 तो लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ये ऑब्लिक H1 भी लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। इसके बीच में जो ये चीज़ लिखी हुई आएगी दिस इज़ हेडिंग 1, और आपने हेडिंग 1 याद, सबसे ऊपर जो हेडिंग होती है वो हेडिंग 1 होती है, सबसे पहली हेडिंग वो सबसे बड़ी होती है। इससे आपने याद रखना है। हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, 4 5 6। तो जब इस तरह का कोड लिखा होगा तो आपकी ऊपर तो वही लिखा हुआ है दिस इज़ टाइटल। अब ये देखें ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर पहला सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह। नेक्स्ट चलते हैं। पैराग्राफ आपने लिखना है तो ऊपर आप फॉर एग्जांपल लिख देते हैं पैराग्राफ की एग्जांपल, अभी आपके टाइटल में इधर ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और बॉडी के अंदर आपने पहला पैराग्राफ लिखा ऑब्लिक P, यानी कि पहला पैराग्राफ एंड हो रहा है यहाँ पे, फिर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, तीसरा पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे से पैराग्राफ लिखे हैं। अब इसको देखते हैं कैसा लगेगा। यहाँ से पहला पैराग्राफ शुरू होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। ऊपर आपने वो जो हेडर टाइटल था वो इधर आ गया, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, देखा है ना आसान। आगे चलते हैं। लाइन ब्रेक की एग्जांपल देनी है। जब आपका पैरा शुरू हो गया, पहला पैराग्राफ है यही, और ये यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इसमें आपने जहाँ जहाँ ब्रेक देनी है कि लाइन ख़त्म हो जाए, खुद ब खुद ब्रेक कर जाए। हेलो के बाद अगली लाइन में आ जाए तो BR सिर्फ लिख देना है। BR का याद रखें, ऑब्लिक BR नहीं होता, सिर्फ BR होता है। इसी तरह यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट, फिर BR, फिर थैंक्स BR अरशद, और ये पैराग्राफ ख़त्म। यानी कि ये पैराग्राफ 4 लाइनों पे छोटे छोटे वर्ड्स की मुश्तमिल होगा, जिस तरह के ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेंटरिंग कंटेंट। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सेंटर में किस तरह लिखना है। इधर अभी तो यहाँ जो भी चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। पैराग्राफ हमने शुरू किया, दिस टेक्स्ट इज़ नॉट इन सेंटर, पैराग्राफ क्लोज, ये वाली चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे लिखी हुई आएगी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जब हम लोगों ने किसी टेक्स्ट को सेंटर में लिखना है यहाँ पे, तो उससे पहले और बाद में आप सेंटर और बाद में ऑब्लिक सेंटर लिख लेंगे, और फिर बीच में पैराग्राफ लिखा होगा। अब इसको आप देखें, जब हम लोग रन करेंगे कोड को तो कैसा आएगा। पहला वाला देखें यहाँ पे लिखा आ गया, और बाद वाला जिसको हमने सेंटर किया हुआ था वो यहाँ पे लिखा आ गया, और ऊपर हमारा हेडर टाइटल जो है वो यहाँ पे आया। आगे आ जाते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इनकी एग्जांपल देखनी है। अब ने यार P और ये P नहीं लिखा आएगा, ठीक है। ये B और ये B ऑब्लिक B नहीं लिखा आएगा, क्योंकि जो भी इन ब्रैकेटों में होती है वो चीज़ नहीं लिखी आती। अब लिखा हुआ क्या आएगा, दिस टेक्स्ट इज़, और ये जो बोल्ड लिखा हुआ है ये बताते खुद बोल्ड हो जाएगा। अगली लाइन में, अगले पैराग्राफ में दिस टेक्स्ट इज़ लिखा आएगा, और इटैलिक जो है ये इटैलिक हुआ हुआ यानी टेढ़ा तिरछा लिखा हुआ आ जाएगा। दिस टेक्स्ट इज़, और अंडरलाइन जो है बताते खुद अंडरलाइन हुआ आ जाएगा। ये ब्रैकेटों के अंदर वाली चीज़ें और ब्रैकेटों के अंदर ऑब्लिक के साथ जो चीज़ें होती हैं ये लिखी नहीं आती। देखते हैं कैसी आउटपुट है। यहाँ देखें ऊपर हेडर टाइटल आ गया, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन एग्जांपल। पहला जुमला आ गया, दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, बोल्ड इसमें बोल्ड हुआ है। दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक, इटैलिक का वर्ड ही बताते खुद इटैलिक कर दिया। दिस टेक्स्ट इज़, अंडरलाइन के वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट आते हैं स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की एग्जांपल। दिस टेक्स्ट यूजेज अ, जब स्ट्राइक करना है यानी कि यूं करके बीच में कट रहा हो, तो आपने पहले और बाद में उसके लिखना होता है स्ट्राइक और ऑब्लिक स्ट्राइक। जब आपने सुपरस्क्रिप्ट रखना है यानी कि रेज टू द पावर 2 जिस तरह होता है, तो SUP सुपरस्क्रिप्ट, और बैक अब जब क्लोज करना है तो SUP ऑब्लिक SUP, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ है कि दिस टेक्स्ट यूजेज अ, और ऊपर करके दिया जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, ये पूरा जुमला, ठीक है। और जब सबस्क्रिप्ट लिखना है वो नीचे की तरफ लिखा आता है। सबस्क्रिप्ट यानी नीचे, जिस तरह सबमरीन है तो वो नीचे होती है पानी के, इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट जैसा सुपरमैन है ऊपर उड़ता है तो वो ऊपर लिखा हुआ आता होता है। अभी देखते हैं ये देखने में कैसा लग रहा है। दिस टेक्स्ट यूजेज अ स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू का लफ्ज़ जो था उसको स्ट्राइक थ्रू कर भी दिया है। दिस टेक्स्ट यूजेज अ सुपरस्क्रिप्ट, ये ऊपर की तरफ हो गया सुपरस्क्रिप्ट, आप देख रहे हैं। दिस टेक्स्ट यूजेज अ सबस्क्रिप्ट, ये नीचे, दोबारा एक दफ़ा देख लें।
ये स्ट्राइक थ्रू का जो लफ्ज़ है ये बताते खुद कट जाएगा, क्योंकि इससे पहले स्ट्राइक और स्ट्राइक लिखा रहा है। ये सुपरस्क्रिप्ट का लफ्ज़ जो है ये बताते खुद ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट या सुप और अब्लीक सुप लिखा रहा है, और इसी तरह सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है कि फ़ॉन्ट का हम लोगों ने जो है ना इस्तेमाल करना है। साइज़, फेस और कलर की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये भी बॉडी के अंदर इस तरह से लिखेंगे, फ़ॉन्ट लिखा जाएगा साइज़ इज इक्वल टू 1 यानी कि छोटा साइज़, कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रेड और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये वाली चीज़ लिखी हुई नहीं आएगी, लिखी हुई चीज़ क्या आएगी, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ ब्रैकेट में 1, ये चीज़ लिखी हुई आएगी। और किस तरह की लिखी आएगी, साइज़ इसका 1 होगा, कलर इसका रेड होगा, और ये ऑब्लिक फ़ॉन्ट से इसको क्लोज हो जाती है और ब्रेक। इसी तरह फ़ॉन्ट साइज़ 2 कलर ग्रीन, फ़ॉन्ट साइज़ 3 फेस एरियल, अच्छा ये देखें जो भी चीज़ ब्रैकेटों में है ये नहीं लिखी आती, चीज़ बीच वाली लिखी आएगी। ये मैंने दोनों को ग्रीन इसलिए कर दिया क्योंकि ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, जो बीच वाली चीज़ है वो लिखी हुई आएगी। आखिरी वाला मैंने इंटेंशनली गलत कर दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास 7 कर दिया। देखिए नंबर को इन्वर्टेड कॉमास में आपने नहीं डालना, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि कैसा हमारा आउटपुट आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ इज़ 1 यानी कि देखें हेडिंग जो थी H1 वो सबसे बड़ी थी, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ में 1 जो है सबसे छोटा है। फ़ॉन्ट साइज़ इज़ 2 ये ग्रीन कलर में था, फ़ॉन्ट साइज़ इज़ 3 4 5 6 और फ़ॉन्ट साइज़ 7 हमने लिख ही गलत दिया था तो वो उसी तरह से गलत आ गया। अब ये देखें एक तो दोबारा, तो इसमें कलर हमने दे दिया है, इसमें हम लोगों ने क्या लिखा है, एरियल, फेस चेंज किया है, ठीक है। दोबारा आप देखते हैं तीसरे के अंदर जाएँ तो सिर्फ फेस चेंज हुआ है, इसका F देखें बिल्कुल स्ट्रेट सा है, बाकी सारों के F थोड़े से नोकीले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। याद रखना आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट है और एक ऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का तरीकाकार ये है कि बॉडी में आप पहले यूएल लिख देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और क्लोज करने के लिए ऑब्लिक यूएल लिख देते हैं। इसमें जो भी आपने लिस्ट टाइप करनी है वो एल आई और ऑब्लिक एल आई के बीच में लिखते जाएँ लिखते जाएँ लिखते जाएँ, ठीक है। और अनऑर्डर लिस्ट से मिसाल ये है कि इतनी बड़ी अगर किताबें ऊपर नीचे अनऑर्डर पड़ी हैं, आपने बताना है कि ये वाली किताब, तो आप दूर से बताते फिर होंगे वो नहीं, नीचे वाली ब्लू वाली से ऊपर, वो कहेगा इधर इधर। तो अनऑर्डर लिस्ट जो है ना उसके अंदर जब प्रिंट होती है तो डॉट्स लिखे हुए आ जाते हैं, आपको पता नहीं लगता कि ऊपर से तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, या नीचे से 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं होता। तो ये अनऑर्डर डॉट्स वाली होती है, ठीक है। इसकी आउटपुट इस तरह की आएगी, ऊपर हेडर लिखा अनऑर्डर लिस्ट और ये देखिए डॉट बुलेट्स लगे हुए आ गए। अब आ जाते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उसमें बस अनऑर्डर्ड की जगह OL लिखा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट, और बीच में उसी तरह लिस्ट होता है, लेकिन जब ये बनेगी तो 1 2 3 4 करके आएगी। और इसकी मिसाल ऐसी है कि किताबें हों वो ऑर्डर में पड़ी हों, आपने बताना हो यार 6th बुक दे दो तो फ़ौरन पहुंच जाता है, इसीलिए ऑर्डर लिस्ट ज़्यादा पसंद की जाती है। एग्जाम्पल देखें, जब इसका स्क्रीन आएगी वो इस किस्म की आएगी 1 2 3 4, आप फ़ौरन चले जाएंगे सीरियल नंबर 4 पे, देखो किसी को बताना हो तो आसान होती है ऑर्डर लिस्ट। अब आ जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट पे। आपके याद रखें 3 तरह के लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में DL से मतलब होता है डिफाइंस स्टार्ट ऑफ लिस्ट, कि ये डेफिनेशन लिस्ट कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, डिफाइंस स्टार्ट ऑफ लिस्ट। और ये तब यूज़ की जाती है जब हमने बहुत सारी डेफिनेशनों के नाम और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो, डेफिनेशन का नाम और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो। तो DL और ऑब्लिक DL से स्टार्ट और एंड ख़त्म होता है, और फिर इसके बीच में जब DT लिखा जाए तो उसका मतलब होता है एक टर्म, जिस तरह HTML एक टर्म है, और DD का मतलब होता है टर्म की डेफिनेशन। उसको HTML को क्या कहा जाता है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पूरा जुमला लिख दिया। इसी तरह DT एक टर्म है HTTP, और इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखते हैं कि ये किस तरह का प्रिंट होता है। ये ऊपर हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, ऑर्डर लिस्ट लिखा आ गया, लेकिन नीचे देखें HTML इस तरह हेडिंग आ गई, और या जो है डेफिनेशन की हेडिंग आ गई, और इसका दिस स्टैंड्स फॉर ये इसकी डिटेल आ गई, ठीक है। ये इसकी टर्म आ गई और ये इसकी डिटेल आ गई डेफिनेशन की। अब ये देखें अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट का कंपैरिजन देखें। अनऑर्डर लिस्ट UL ऑब्लिक UL के बीच में लिस्ट 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 लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट OL और ऑब्लिक OL के बीच में लिस्ट 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 लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट DL ऑब्लिक DL के बीच में DT यानी टर्म और DD डेफिनेशन, ठीक है। आगे आ जाए यूजिंग इमेज इन वेब पेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका तरीकाकार ये होता है कि बॉडी में आपने सबसे पहले, ये तो हम सिर्फ सेंटेंस लिख रहे हैं, सिंपल इमेज इंसर्ट, इमेज IMG लिख देते हैं, SRC यानी सोर्स के कहाँ पे पड़ी है फाइल, क्या नाम है फाइल का, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स में computer.jpeg, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जारी बात है इसके साथ कोई नाम थोड़ी लिखना है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा इसने इस पिक्चर को उठा के ले आना है। अब देखें इमेज का टैग जो है उसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ऑब्लिक इमेज नहीं लिखा जाता। सोर्स फाइल आप याद रखें उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिसमें आप टेक्स्ट फाइल अपनी बना रहे हैं। डेस्कटॉप पे आपने काम नहीं करना, इन अ फोल्डर काम करना है।
सम सिस्टम्स वांट एग्जैक्ट जेपीईजी इंस्टेड ऑफ जेपीजी। कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जो आपको कहेंगे जेपीईजी नहीं जेपीजी लिखो या जेपीजी नहीं, तो आपने दोनों ट्राई कर लेने अपने आपने कंप्यूटर स्कूल जो कंप्यूटर में स्कूल में लगा है। आप कैन यूज़ इन्वर्टेड कॉमर्स एंड समटाइम्स विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स। आप इन्वर्टेड कॉमर्स लिखें ना लिखें, मुख्तलिफ कंप्यूटरों में दोनों चल जाते होते हैं। अभी देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। सिंपल इमेज इंसर्ट, और ये देखें वो कंप्यूटर की जो तस्वीर थी वो उसने उठा के इधर ले आया। और यहाँ पे यूजिंग इमेज इन वेब पेज जो हेडर पे हमने लिखा हुआ था, ये देखें ये हेडर का टाइटल है, और फिर सिंपल इमेज इंसर्ट ये टेक्स्ट है, और नीचे ये तस्वीर उठा के ला रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेट इमेज विड्थ और हाइट। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आपके मॉडल पेपर में ये जैसा ही है कि ये तो आपने सिर्फ सेंटेंस लिख दिया। इमेज SRC यानी सोर्स, वही कंप्यूटर की फाइल का नाम, और आगे विड्थ इज इक्वल टू 250, हाइट इज इक्वल टू 100, ठीक है। और आप चाहें तो इसको कॉमर्स में भी लिख लें, कॉमर्स के बगैर भी ये काम करता है। अब ये देखें किस तरह हो गया, वही इमेज जो है छोटा हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेट इमेज बॉर्डर। वो बिल्कुल आसान है, उसी इमेज की स्टेटमेंट के अंदर आखिर में लिख दें बॉर्डर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 3, अवॉइड भी करें कॉमास तब भी चल जाएगा। बॉर्डर इज इक्वल टू 3 लिख दें, इन्वर्टेड कॉमास ना डालें तब भी चल जाएगा ये। लेकिन वेट करें, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि टेक्स्ट फाइल कैसी लगती है HTML की। बिल्कुल ऐसी सिंपल सी टेक्स्ट फाइल होती है HTML की। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है आम आपने नोटपैड खोला हुआ है और उसमें ये बना दिए। जिस तरह वर्ड में बनाना चाहें उसमें भी बना सकते हैं। बस ये है जब आपने सेव करना हो तो आपने सेव नहीं करना, सेव एज नॉर्मल हालत में जो सेव करेंगे वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। जब आप सेव एज करेंगे तो आपने जो भी फाइल का नाम है हमारा उसके साथ .html लिख देना है, ठीक है। और फिर सेव को क्लिक कर देना है। जब क्लिक कर देंगे आपके पास 2 फाइलें उस फोल्डर में आ जाएंगी, एक जो टेक्स्ट फाइल है और एक आपकी जो वेब वाली फाइल है HTML फाइल, ठीक है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो तब आपका कोड चलता है, और ये आपका कोड चला। इसमें आप देखें बॉर्डर भी आ गया है जो हमने डाला था, बॉर्डर इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट आते हैं सेट इमेज अलाइनमेंट एंड एल्ट एट्रीब्यूट। इमेज की अलाइनमेंट के अलाइन राइट करना है या सेंटर करना है या लेफ़्ट करना है, ये तो आप आसान सी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। एल्ट कि अगर किसी वजह से computer.jpg की फ़ाइल आपका सॉफ्टवेयर नहीं उठा पा रहा, या वहाँ पे आपने जो फ़ाइल रखी थी वो डिलीट हो गई है, तो ये आपको फौरी तौर पे बता दे कि यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर आनी थी। वहाँ सिर्फ लिखा हुआ आ जाए कि कंप्यूटर की पिक्चर आनी थी, लेकिन तस्वीर अगर नहीं आ पा रही, ठीक है। इन इमेज SRC बोथ ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सिंटैक्स वर्क्स। ये देखें आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में computer.jpg लिख दिया है या वैसे ही लिख दिया है। इसी तरह बॉर्डर के साथ आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में 3 लिखा है या बगैर उसके लिख दिया, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स में और इन्वर्टेड कॉमर्स के बगैर भी चल जाते होते हैं। अब ये देखें द एल्ट एट्रीब्यूट, ये राइट साइड पे आ गई है तस्वीर, ठीक हो गया। राइट अलाइन हम लोगों ने किया था, किधर अलाइन इज इक्वल टू राइट, अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट करते तो वो ऑलरेडी लेफ्ट पे ही होता है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर करते तो बीच में आ जाता। अभी देखें अगर एल्ट एट्रीब्यूट ना यूज़ होता, अभी मैंने एक दफ़ा कंप्यूटर की तस्वीर वहाँ से हटाई है उस फोल्डर में से, और फिर मैंने दोबारा प्रोग्राम रन किया है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कंप्यूटर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे क्यों लिखा आ गया, मैंने एक तो फाइल चेंज कर दी, वहाँ से फाइल उठा ली, और प्लस अगर आप यूँ टाइपिंग के अंदर भी चेंज कर दें, कंप्यूटर की जगह स्पेलिंग ही गलत कर दें, तो वो दायरी बात है वो पिक्चर नहीं उठाएगा, वो सिर्फ आपको लिख देगा कि यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर आनी थी जो किसी वजह से नहीं आ सकी। अब आ जाते हैं वेब पेज विद एन इमेज बैकग्राउंड। ये कैसे आ रहा है देखें, बॉडी के अंदर आपने क्या लिखना होता है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। या इमेज डालना है या बैकग्राउंड का कलर डालना है, क्या डालना है। बैकग्राउंड कलर BG कलर अगर लिखा जाए तो वो बैकग्राउंड के कलर को कंट्रोल करता है, और जब कंप्लीट बैकग्राउंड लिख दिया जाए तो वो कंप्लीट बैकग्राउंड को अंदर कोई तस्वीर लगाने के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। और ये हमने बॉडी के अंदर लिखना होता है। बॉडी के अंदर BG कलर लिखा है और इन्वर्टेड कॉमास में ग्रीन लिख दिया, दोबारा बॉडी के अंदर BG कलर लिखा है इज इक्वल टू इन्वर्टेड के अंदर ग्रीन लिख दिया, और इमेज उसी तरह उठा लिया। अब देखें होता क्या है, बस सिर्फ बैकग्राउंड ग्रीन हो गया है, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का BG कलर है वो चेंज हो गया है। अब आ जाएं वेब पेज विद एन इमेज एंड बैकग्राउंड, के बैकग्राउंड का कलर भी चेंज किया हुआ है और इमेज भी चेंज किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने बैकग्राउंड पूरा चेंज करना है, ठीक है, अभी आप सिर्फ कलर बैकग्राउंड का नहीं चेंज करें, BG कलर नहीं चेंज करें, पूरा बैकग्राउंड कहीं से लेके आना है, कोई आपके बहुत बहुत बड़ा वॉलपेपर है वो लाना चाह रहे हैं। मेरे पास एक छोटी सी तस्वीर थी एनिमल की, एलिफेंट की, वो मैंने लगाई है। बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू animal.jpeg, और उसके आगे एक तस्वीर जो बॉडी के अंदर कोड के अंदर आनी चाहिए। देखें ये तो मेन बॉडी की बैकग्राउंड है, जो आगे हम लोग कोड के अंदर कोई तस्वीर सामने लेकर आए हैं वो कंप्यूटर वाली वही तस्वीर जो बार बार मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। उसकी विड्थ हाइट भी मैंने चेंज कर दी है। अभी देखते हैं कैसा रन होता है।
ये देखिए ये सारा का सारा बैकग्राउंड है, पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। अभी बीजी कलर नहीं है, ये बैकग्राउंड है। तस्वीर मैंने आपको बताया था छोटी है, जब कभी छोटी तस्वीर लगाएंगे तो वो मल्टीपल उसको कर देगा और पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। और ये वो हमारी जो कोड के अंदर, बॉडी के कोड के अंदर जो कंप्यूटर हमारा बार बार आ रहा था, ये वो वाला है। आ जाते हैं फोरग्राउंड कलर, जिसको टेक्स्ट कलर भी कहा जाता है। वो इसी तरह बॉडी, बैकग्राउंड वही तस्वीर, और जो टेक्स्ट हम लोगों का लिखा आएगा जो कि आगे ये फोरग्राउंड कलर इज़ रेड, तो वो हम लोगों ने लिख दिया टेक्स्ट इज इक्वल टू रेड। देखें कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं है, इस तरह भी कोड चल जाता होता है। फोरग्राउंड कलर इज़ रेड लिखा हुआ आएगा और वो रेड में लिखा आएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की तस्वीर वही वाली आ जाएगी। ये देखें फोरग्राउंड कलर इज़ रेड, इसमें रेड में लिखा आ गया। नेक्स्ट चलते हैं हाइपर लिंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल पेपर में यही आता होता है, लिहाजा इसको आपने स्किप नहीं करना। इसका प्रोसीजर ये देखें, क्लिक फॉलोइंग लिंक, ये यानी कि इसके बाद कोई भी हम लोग लिंक लिखेंगे तो कंप्यूटर उस वेबसाइट पे आपको ले जाएगा। ये देखें हाइपर लिंक्स दे यूज एंकर टैग्स, यानी ए लिखा जाएगा और एच रेफ हाइपर लिंक का रेफरेंस, ये एट्रीब्यूट यूज़ होता है। इन्वर्टेड कॉमा तो आप लिख भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। HTML बहुत यूज़र फ्रेंडली है, वो पिक कर लेती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारा इसका सिंटैक्स है। ए एट्रीब्यूट यानी एंकर, एच रेफरेंस, हाइपरलिंक का रेफरेंस क्या है, गूगल की वेबसाइट, ये क्लोज, ठीक है। सामने लिखने की कुछ ज़रूरत है, हाँ गूगल, क्योंकि वो कह रहा है ना क्लिक फॉलोइंग लिंक, तो ये चीज़ तो लिखी भी नहीं आएगी क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो आपके सामने जो चीज़ लिखी हुई आएगी वो गूगल सर्च इंजन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो जाएगा। लेकिन अब आपने एंकर को ओपन किया है हाइपरलिंक के, तो एंकर को क्लोज भी तो करना है, तो ये ऑब्लिक ए करके क्लोज कर दिया। अभी हम जाते हैं, ये देखें क्लिक द फॉलोइंग लिंक गूगल सर्च इंजन, तो इसके ऊपर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, गूगल की वेबसाइट पे। अब आ जाए हाइपरलिंक की मज़ीद एग्जांपल के ऊपर। ये H1 हम लोगों ने लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा गौर से समझें। ये सबसे बड़ी हेडिंग हमारे सामने आएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं हाइपरलिंक रेफरेंस विद इन पेज, इसी पेज, यानी कि बहुत लंबा पेज है 25-30 सफ़ों का, तो हम चाहते हैं कि जब इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक हो, ठीक है, ये याद रखें, ये जब इंट्रोडक्शन के ऊपर क्लिक हो तो ये कहाँ पे चला जाए, हाइपरलिंक का रेफरेंस जहाँ भी कहीं बॉडी में आपको सेक्शन 1 लिखा हुआ है, बॉडी में नीचे कहीं पे। अभी मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। और एच रेफरेंस इज इक्वल टू हैशटैग, ये इसका सिंटैक्स होता है, टू मेक अ हाइपर लिंक विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को याद है ना, यहाँ पे वेबसाइट लिख दें तो, और फिर इस पर क्लिक करें तो उस वेबसाइट पे चले जाएगा, लेकिन इसी डॉक्यूमेंट में जाना है तो ये हैशटैग करके उस जगह का नाम लिख देंगे। दूसरा हम लोगों ने सम बैकग्राउंड पे जब क्लिक करेंगे तो वो पूरे अपने डॉक्यूमेंट में देखेगा नेम सेक्शन 2 कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरह ऑन अ पर्सनल नोट जब इस पर क्लिक करेंगे तो सेक्शन 2.1 को वो ढूंढेगा, ठीक है, यानी 2 का भी सब पार्ट, और ये कुछ अंग्रेज़ी नीचे हम लोगों ने लिख दी। अभी जाते हैं हम लोग फर्दर के, हमारा जो नेम जिसने उसने ढूंढना है, जब हमने इंट्रोडक्शन पे क्लिक किया तो वो पूरे डॉक्यूमेंट में किस चीज़ को ढूंढेगा, हाइपरलिंक रेफरेंस सेक्शन 1 को। वो जाता रहा उसने देखा कि ये एक जगह आई है जहाँ पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है, नेम सेक्शन 1 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे भी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ सामने नज़र आ गया, ठीक है। आगे देखें, इसके नीचे आप सेक्शन 1 लिख दिया, कुछ भी अंग्रेजी लंबी चौड़ी आप लिख दें, ठीक है। और दूसरा सेक्शन 2, जब हम लोग सम बैकग्राउंड पे हम लोगों ने क्लिक किया तो पूरे डॉक्यूमेंट को देखेगा कहाँ पे, हाइपरलिंक रेफरेंस सेक्शन 2 का नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो वो नेम इसका सिंटैक्स होता है, नेम इज इक्वल टू सेक्शन 2। फिर आ जाता है नेम इज इक्वल टू सेक्शन 2.1। देखें इसने H2 के बाद H3, इस हेडिंग का साइज़ क्या था शुरू में, H1, फिर मेन हेडिंग थी सेक्शन 1 सेक्शन 2 तो H2 लिख दिया, और फिर 2.1 सब हेडिंग है तो H3 इसने लिख दिया, और सेक्शन 2.1। याद रखें कि बैकस्लैश और ए के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना आपका कोड नहीं चलेगा। और इन्वर्टेड कॉमास इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास देखें यहाँ पे भी नहीं लिखे, यहाँ पे भी नहीं लिखे, कहीं पे भी ऑटोमेटिकली वो उठा रहा है कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह का आपका वो सिंटैक्स बनेगा। ये आपने अक्सर देखा होगा विकिपीडिया में, जब आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं वो नीचे आधा सफ़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता होता है। सम बैकग्राउंड पे या किसी की लाइफ के ऊपर कर रहे होते हैं तो वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, सम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे, ऑन अ पर्सनल नोट पे क्लिक करेंगे तो इधर आ जाएंगे। ये तो चूँकि जगह की कमी है, मैंने एक ही पेज पे आपको थोड़ा सा डेटा लिख के दिखा दिया। इमेज हाइपरलिंक अगर बनाना हो, पहले तो क्या था, टेक्स्ट का हाइपरलिंक, अभी इमेज का हाइपरलिंक बनाना है कि ताकि तस्वीर पे क्लिक करें तो फिर हम किसी जगह पे पहुंच जाएं। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, एन इमेज दैट इज़ अ लिंक, ताकि जुमला तो हमारी स्टेटमेंट में कहीं पे लिखा है वेबसाइट पे, और ये हम लोगों ने हाइपरलिंक लगाया कि इस जगह पे पहुंचना है,
ठीक है ना। हाइपरलिंक का रेफरेंस जब किसी वेबसाइट का एड्रेस है, यानी गूगल की वेबसाइट पे जाना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट नहीं, हमने किसका करना है? इमेज का हाइपरलिंक बनाना है। तो ब्रेक लगाई हम लोगों ने और नीचे इमेज एक डाल दिया, यानी कि ये रेफरेंस है हाइपरलिंक का, और नीचे तस्वीर लगा दी। इसको फ़ौरन पता चल जाएगा कि तस्वीर के बाद टेक्स्ट नहीं है, तस्वीर के बाद कोई इमेज है जिसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो गूगल पे जाएंगे। और ऑब्लिक ए करके हम लोगों ने एंकर को क्लोज कर दिया, और इस तरह का ये इमेज मैंने सेलेक्ट किया गूगल का, ताकि लोगों को पता हो जब इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल के वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आए थे मॉडल पेपर में, 2 आए थे, आपने एक करना है। पहला था राइट HTML कोड टू ऐड हेडिंग टू द पैराग्राफ विद द टेक्स्ट पाकिस्तान, और दूसरा था HTML कोड टू इंसर्ट एन इमेज abc.gif विद विड्थ साइज 48 एंड हाइट 30। बारी बारी करते हैं। पहला राइट HTML कोड टू ऐड अ हेडिंग टू द पैराग्राफ विद द टेक्स्ट पाकिस्तान, या हेडर तो आपने वैसे ही लिख देना पाकिस्तान। अब बॉडी में भी आपने हेडिंग तो डालनी होती है, तो हेडिंग 1 आपने कर दी पाकिस्तान /H1 क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख लिया जो आपको बेहतरीन सी अंग्रेज़ी यकीनी तौर पे आती है। अब इस कोड को जब आप रन करेंगे तो आपका इस तरह का आउटपुट आएगा स्क्रीन। बहुत आसान था, उम्मीद है इसी किस्म का आपको इस साल भी आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने HTML कोड लिखना है टू इंसर्ट एन इमेज abc.gif, ठीक है, विड्थ साइज 48 हाइट 30, तो यहाँ पे टाइटल आपने लिखना है इंसर्ट इमेज विड्थ हाइट। अब बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हैं आप? पैराग्राफ लिख रहे हैं सेटिंग इमेज विड्थ एंड हाइट, ताकि कुछ ना कुछ हेडिंग नज़र तो आए ना लिखी हुई। और इमेज हम कौन सा डाल रहे हैं? सोर्स लिख रहे हैं abc.gif, एक तस्वीर मैंने वेब से डाउनलोड की है, और विड्थ इज इक्वल टू 48, हाइट इज इक्वल टू 30 लिख दी। अब इसको रन करेंगे तो इस तरह का आ गया, ये देखें abc.gif की पिक्चर आ गई है। स्टूडेंट्स, वर्ड के अंदर टोटल 15 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि यहाँ पे मैंने समराइज़ करके आपके सामने लिख दिए हैं, एक एक करके आपको दिखाता जाऊँगा। 53 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं जो आखिर में पेज 54, 55, 56 पे हैं, जिसमें से आपका वाइवा आ सकता है, लेकिन चांस कम होता है क्योंकि ज़्यादा कोडिंग में पूछ लिए जाते हैं। पहला प्रैक्टिकल आपका है स्टार्टिंग MS वर्ड प्रोग्राम। इसकी ज़रूरत नहीं है आपको अभी प्रैक्टिस करने की, आप सबको पता है कि स्टार्ट कहाँ से करना होता है। जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर पड़ा हो वहाँ से जाके इसको क्लिक कर लेना है। अक्सर नॉर्मली डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट पड़ा होता है। क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग, प्रिंटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे फाइल के ऊपर आप जाते होते हैं और जाके अगर आपने इस वाले को जो अभी हम लोग बना रहे थे इसको सेव करना है तो यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव एज करें तो आप किसी नए नाम के साथ सेव कर सकते हैं, ये आपको चीज़ पता ही है। अगर आपने कोई न्यू फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से न्यू फाइल खोलेंगे तो नई फाइल आपके पास आ जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक डॉक्यूमेंट आपके पास सामने आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्लोज़ करना है किसी को तो क्लोज़ कर लेंगे, ठीक है। और अगर प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट की कमांड पे जाएंगे, आपको प्रिंट का लेआउट मिल जाएगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ से हम एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन कैंसिल करते हैं क्योंकि बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। फिर इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, सेलेक्टिंग टेक्स्ट, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, ये बड़ा आसान काम है। कहीं से आपने इंसर्ट करना है टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी किया। अभी मिसाल के तौर पे हम ये टॉप पे ले जाते हैं और यहाँ पे ऊपर ले जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, ये मैंने इंसर्ट कर दिया टेक्स्ट। वैसे आप यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए भी यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दें और यहाँ से टेक्स्ट लिखना शुरू कर दें तो तब भी हो जाता है। और इसके अलावा अब आपने सेलेक्ट करना है टेक्स्ट, तो क्या करना है, यहाँ पे कर्सर को रखना होता है और यूं करके ऊपर स्लाइड कर देते होते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता होता है, ठीक है। कॉपी करना है, मूव करना है किसी जगह पे, वो मैंने आपको दिखा दिया ऊपर किस तरह। अगर डिलीट करना है तो सारे को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबा दें, ये डिलीट हो जाता है। फिलहाल मैं अंडू करता हूँ Ctrl+Z दबा के, ठीक है। इंसर्टिंग सिंबल्स एंड इक्वेशंस, ये थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों ने यूज़ नहीं किया होगा। इंसर्ट के ऊपर आप जाएँ, राइट साइड पर देखें, यहाँ पे इक्वेशन है। अगर आपने कोई इक्वेशन ऐड करनी है, मिसाल के तौर पर एरिया ऑफ सर्कल डिफरेंट, या कोई न्यू इक्वेशन ऐड करनी है तो यहाँ पे एंटर कर लें। आपको बहुत सारी यहाँ पे इक्वेशन की ऑप्शन मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं। नॉर्मली मैंने बहुत सारी इस तरह की यूज़ भी की हुई हैं, स्क्वायर रूट, अंडर स्क्वायर, स्क्वायर, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको हम ख़त्म करते हैं। और क्या चीज़ थी हमें, एक दर्द इक्वेशंस के अलावा सिंबल्स आपने यहाँ से क्लिक किया, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं यहाँ पे आ रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपने लेने हैं तो ये इतनी बड़ी आपके पास ये सिंबल्स की लिस्ट है, आप वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई इसमें यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स की लिस्ट है। ये हो गया। फिर आ जाते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया। ये भी देखे जाए, ये टेक्स्ट ही है ना, टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया और होम में गए, ये फॉर्मेट करने का एक जगह है,
फ़ॉन्ट स्टाइल उसका क्या लेना चाह रहे हैं, अगर बड़ा छोटा करना है या कोई साइज़ शेप चेंज करनी है, कैलिब्री एरियल साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने बोल्ड करना है तो यहाँ से बोल्ड, दोबारा बोल्ड इधर से ख़त्म, इटैलिक इटैलिक ख़त्म, अंडरलाइन अंडरलाइन ख़त्म। इसी तरह स्ट्राइक थ्रू करना है तो इस तरह कर लें। अगर इसके अंदर किसी को आपने सबस्क्रिप्ट लिखना है, जिस तरह आप लोगों ने H2O वाटर लिख रहे हैं, वाटर के अंदर टू क्या होता है, सबस्क्रिप्ट में आ रहा होता है, तो इस तरीके से आपने कर लिया। इसी तरह अगर आपने किसी चीज़ का सुपरस्क्रिप्ट लगाना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ये सुपरस्क्रिप्ट आ जाता होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स हैं। और अगर आपने इसको सेंटर अलाइन करना है तो इसको यहाँ पे जाके ये क्लिक कर दें तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। राइट अलाइन करना है तो इसको करेंगे, ठीक है। और अगर जस्टिफाई करना है, जो कि पैराग्राफ को किया जाता है, तो इससे करते हैं, ठीक है। कंट्रोल जे से भी जस्टिफाई कर सकते होते हैं। फिलहाल मैं कंट्रोल सेट करके इसको अपनी जगह पे वापस ले आता हूँ। तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अब फॉर्मेटिंग पैराग्राफ पे आ जाएँ तो फॉर्मेट, मैंने एक पैराग्राफ नीचे आपके लिए लिख के लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ काबू नहीं आ रहा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये आप देखें एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने करना है तो आप यहाँ से टैब भी, यहाँ पे क्लिक करके टैब दे दें, थोड़ा सा आगे चला जाए ताकि पैराग्राफ की शक्ल के अंदर आ जाए, ठीक है। इस सारे को आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, कर्सर हिला के सारा जब सेलेक्ट हो गया, अब आप इसको यहाँ से जाएँ तो कंट्रोल जे कर लें या ये यहाँ से क्लिक कर लें तो ये आपका पूरा जस्टिफाई हो जाता है, राइट से भी और लेफ़्ट से भी, ठीक है। इसको आपने बोल्ड करना है, बोल्ड कर लें। इसको आपने आगे आप सवाल आ रहा है, इसको आपने साइडों से बॉर्डर से कवर करना है तो इसको क्लिक कर लें, बॉर्डर के अंदर आ गया। इसके अंदर आपने कोई शेड डालना है तो आप शेड डाल दें, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पे शुरू वाले इसको आप ले जाएं, इंसर्ट में आ जाएं और ये आपने ड्रॉप कैप करना है, आपने ये खूबसूरत बनाना है। ये देखा कितना खूबसूरत बन गया, ठीक है। ये बड़ा स्टाइल होता है जिस तरह नॉर्मली किसी किस्म के मैगज़ीन्स वगैरह के अंदर आ रहा होता है, ठीक। अब हम लोग मज़ीद वापस जाते हैं, देखते हैं क्या और चीज़ें हैं। फॉर्मेट पर अप्लाइंग थीम्स टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, कि आपने कोई बनी बनाई थीम लेनी है तो वो पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से आपको थीम्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर फ़ॉन्ट भी पहले से डिफाइंड होता है, कलर कोडिंग भी पहले से। आप देखें जो जो मैं हिलाता जा रहा हूँ उसकी लेआउट चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडिफाइंग पेज लेआउट साइज़, कि पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग A4 साइज़ के पेपर यूज़ कर देते हैं, या दफ्तरों वगैरह में जो है वो लेटर साइज़ यूज़ हो रहा होता है, लीगल थोड़ा लंबा साइज़ होता है, तो ये आप साइज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसी पेज के अंदर 2 कॉलम करने हैं, कि जिस तरह नॉर्मली मैगज़ीन में होता है कि इधर भी एक कॉलम, इधर भी एक कॉलम, इधर भी एक कॉलम, तो आप यहाँ कॉलम में चले जाएँ और 3 कॉलम कर दें। अब देखें ये ज़्यादातर इधर चला गया है और आप एक कॉलम इधर बनाया लिया है और एक इधर भी आप कॉलम के अंदर काम कर सकते हैं। फ़िलहाल थे ही हमारे पास एक ही सेंटेंसेस थे तो हमने एक ही जगह पे रखे हुए थे। तो ये हो गया कॉलम बनाने का तरीका। फिर आ जाएँ जी इंसर्टिंग पेज ब्रेक्स। ये पेज ब्रेक्स कहाँ से आते होते हैं, और इंसर्ट पे गए और ये पेज नंबर आ गया, पेज ब्रेक आ गया, क्रॉस रेफरेंस आ गया, बुक मार्क आ गया। तो ये नॉर्मली पेज ब्रेक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मेन पेज ब्रेक यहाँ पे पड़ा हुआ है। इंसर्ट के साथ वो जब भी कहेगा कि इंसर्ट करो फलानी चीज़, तो आपने इंसर्ट के कॉलम में आ जाना है। ये देखें पेज ब्रेक है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे तो ये पेज ब्रेक आ गई, ठीक है। यहाँ से पेज ब्रेक हो गया, अगले पे चला गया। कंट्रोल सेट करता हूँ, वापस आते हैं। टैब स्टॉप्स ऑन द रूलर एंड इन डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे ये आपने क्लिक किया और अब आप जो है टैब का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें एक टैब आगे चला गया, एक टैब आगे चला गया। इसी तरह आप ये वाले काम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको आगे खींच लें, ठीक है। टैब जो है इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है, इसको ऊपर से रूलर से पकड़ के आगे पीछे कर लेने से, ठीक है। तो ये दोबारा मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग एंड देन रिमूविंग, ये मैंने आपको करके दिखा दिया कि किस तरीके से बॉर्डर और शेडिंग आप कर भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अभी आपने रिमूव करके देखना है तो यहाँ से आए, यहाँ से आपने ये रिमूव कर दिया और बॉर्डर पे आए तो जो बिल्कुल नो बॉर्डर है उसको सिलेक्ट कर लिया तो बॉर्डर ख़त्म हो गया। दोबारा ऊपर आते हैं और क्या हमारा सवाल आ सकता है, अप्लाइंग हेडर एंड फुटर। अच्छा, हेडर फुटर बड़ा ये तो सारी बात है, कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, इंसर्ट में आ गए। अब देखें हेडर क्या चीज़ होती है। हेडर होती है कि पेज के बिल्कुल टॉप के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई आ रही हो, ठीक है। ये इधर हम लोगों ने लिख लेते हैं जो कि नॉर्मली किसी पेज का नंबर होता है या चैप्टर का नाम होता है जो कि बार बार हर पेज पे रिपीट हो रहा होता है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते होते हैं कंप्यूटर,
ठीक है। तो अब ये हर पेज के ऊपर जब आपने ये कर लिया तो आपने बाहर निकलने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर लिया। अब आप ये देखें हर पेज के ऊपर ये आ रहा होगा, पहले पे भी आया, दूसरे पे भी आ गया। यही काम आप फुटर के साथ भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएं और यहाँ से फुटर कर लें। अगर पेज नंबर आपने हर पेज पे ऐड करना है तो टॉप ऑफ पेज पे करना है या किधर करना है वो यहाँ से आप इजीली ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाएं जी, आपका अगला सवाल क्या है जी, इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट। तो आपने कोई पिक्चर ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग करते हैं तो इंसर्ट कर लें। इंसर्ट के टैब पे आए हुए हैं, ऑलरेडी आया हुआ है। ये देखिए पिक्चर आपने ऐड करनी है तो यहाँ से आप कोई पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्लिप आर्ट ऐड करना है तो यहाँ से आप क्लिप आर्ट में चले जाएंगे, यहाँ से कोई भी एक क्लिप आर्ट ऐड कर लिया वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देखें, आप क्लिप आर्ट के साथ यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो आप एक ही लाइन लिख सकते हैं और उसके बाद वो अगली लाइन के अंदर चला जाएगा। चूँकि टाइपिंग में ये देखें यहाँ पे पूरा घूम के आ नहीं रहा, जिस तरह के अंदर आप चाहते हैं मैगजीन्स वगैरह के अंदर यहाँ पे भी लिखा ही आना चाहिए। ठीक है, तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है, उसका तरीक़ाकार आपको दिखाता हूँ कि पेज लेआउट के अंदर आप जाएं और ये देखें, ये आपने तस्वीर ली हुई है और तस्वीर के गिर्द आपने रैप टेक्स्ट के बटन को क्लिक कर दिया। आपने जब ये क्लिक कर दिया, अब आप इसके साइडों पे कुछ लिखना चाहें तो वो लिखा आएगा इसके साथ में। ठीक है, अभी मेरे से सेट ये देखें, अभी आप इसके बीच में जगह बन गई है। क्योंकि पैराग्राफ बहुत छोटा सा था इसलिए वो सारा घूम के नहीं आ रहा, लेकिन इसकी वजह से आप सारी चीज़ सेट कर सकते हैं। और स्क्वायर हो गया, इन लाइन हो गया, इन लाइन हो गया, ये हो गया, थ्रू हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप सेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन ये एक जगह है, अभी मैं इसको चूँकि दो काम कर रहा हूँ, हाथ से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, लेकिन ये जगह है जहाँ से आपने रैप टेक्स्ट को यूज़ करना होता है। फिर आ जाते हैं जी, क्रिएटिंग वर्ड हो गया, एडिंग अ ड्रॉप कैप मैंने आपको पहले दिखा दिया। ड्रॉप कैप क्या होता है कि आप पहला लफ्ज़ जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पे जाएं, इंसर्ट पे आएँ और इंसर्ट में आके ड्रॉप कैप कर दें तो ये बड़ा हो जाता है। चेंजिंग पेज मार्जिनस, कि पेज आपके लेफ़्ट साइड पे कितनी जगह छोटी हुई है, राइट साइड पे कितनी जगह छोटी हुई है, वो आप होम के ऊपर आते हैं, इंसर्ट पेज लेआउट के अंदर, सॉरी पेज लेआउट के अंदर मार्जिनस आपने सेलेक्ट कर लिया। आपने ज़्यादा खुला मार्जिन रखना है, नॉर्मल मार्जिन रखना है, बहुत नैरो साइडों पे बहुत थोड़ी थोड़ी जगह, या मॉडरेट, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से पेज जो है ना एडजस्ट हो जाएगा। आप देखिए मार्जिन कम किया है तो आपने यहाँ से ज़्यादा जगह ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी जगह रहेगी। अगर आपने कस्टम करना है अपनी मर्ज़ी से कि यार मैं ज़्यादा करूँ, छोटा करूँ, कम करूँ, अपनी मर्ज़ी से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इंसर्टिंग एंड रिमूविंग हाइपरलिंक। आपने अगर कोई हाइपरलिंक ऐड करना है तो तारी इंसर्ट करना है, इंसर्ट हाइपरलिंक, और यहाँ पे आप कर लेते हैं मिसाल के तौर पे ये हमारी कोई बुक का पेज है या ये है, चलें इसको हम लोगों ने कर दिया। अब ये आप देखें आपके पास हाइपरलिंक आ गया, इसको आप राइट क्लिक करें और ओपन हाइपरलिंक करें तो जो भी चीज़ ये तस्वीर है ये खुल के सामने आ जाएगी। एक्सेल के अंदर टोटल 10 प्रैक्टिकल्स आपके बुक के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर सब पार्ट्स भी काफ़ी सारे हैं। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एसएलओ पेपर सॉल्व करके दिखा दूं, जो एसएलओ के एग्ज़ाम में आपको मॉडल पेपर दिया गया है। आपको इस तरह का एक टेबल उसमें टाइपशुदा गिवन है और आपने सबसे पहले क्या करना है, एक शीट क्रिएट करनी है। शीट क्रिएट करने का तरीका यही होता है, जब आप खोलें, फाइल ओपन करें और यहाँ से एक न्यू शीट ओपन कर लें और ये ब्लैंक आ गया, आपने ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर लिया, डबल क्लिक, तो ये आपकी नई शीट को ओपन हो जाती है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ओपन थी तो ज़्यादा इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। ये देखें इस तरह से फिर आपने क्या करना है, शीट के अंदर ये चीज़ें टाइप कर लेनी है। जिस भी सेल के अंदर रखेंगे वहाँ जाके टाइपिंग शुरू कर दें। ठीक है, आपने ये देखें कि ये जो ये वाली रो है जिसमें 1 2 3 4 5 ये वाला कॉलम ये ऑलरेडी टाइप्ड होता है। आपने सिर्फ ये टाइप करना है, ये ABCDEFG ये कॉलम्स के नाम होते हैं और यहाँ पर रो के नाम है 1 2 3 4। किसी एक ख़ास सेल का नाम देखना हो तो आप मिसाल के तौर पर इस पर क्लिक करें तो इस सेल का नाम है C3। ठीक है, यानी कि C कॉलम है और थर्ड रो है। इसका अगर आप नाम वैसे चेंज करना चाहें, C3 की जगह नाम मेरा ख़्याल से लिख देते हैं, कोई भी नाम रख देते हैं, शायद अली लिख देते हैं। ठीक है, तो इस सेल का नाम चेंज हो जाएगा, अभी देखें अली हो गया। इसके अलावा किसी और सेल के ऊपर जाएंगे, देखें दोबारा C4 आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम क्या करते हैं उसको दोबारा वही नाम रहने देते हैं C3। इस शीट को जब आप लोगों ने रख लिया, आप देखें 4 स्टूडेंट्स हैं, इनके नाम नंबर्स हैं मैथ्स में, साइंस में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा लेआउट सही करते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और इसको सेंटर अलाइन करते हैं क्योंकि टेबल खूबसूरत नज़र आना चाहिए। ये देखिए ये टोटल मार्क्स का कॉलम जो है ये आउट जा रहा है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इसको जो है हम लोग फॉर्मेट सेल में जाते हैं
और रैप टेक्स्ट करते हैं। ये भी आपका सवाल आता होता है, रैप टेक्स्ट करके दिखाएं या मर्ज सेल फिलहाल नहीं करते, इसको रैप टेक्स्ट किया ताकि एक खाने के अंदर पूरा आ जाए। इन सारों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और इसको सेंट्रल लाइन ऊपर वाला भी कर लेते हैं ताकि बीच में खूबसूरत लगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐसा फार्मूला लगाना है जो कि अली के टोटल मार्क्स को कैलकुलेट कर ले। तो वो सम का फार्मूला है, इज इक्वल टू सम SUM ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे पहला नंबर कौन सा होना चाहिए 65, और फिर शिफ्ट और राइट एरो की मदद से मैं इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ। अब यहाँ चारों सेलेक्ट हो गए, अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो सम कर रहे हैं C2 से F2 तक, ठीक है, एंटर कर दिया। अब आप देखें इन चारों को इसने सम कर दिया 303। अब यही फार्मूला नीचे वाले 3 में टाइप करना थोड़ा लंबा काम है। आपने यहाँ पे अपने कर्सर को जब लेकर आते हैं लोअर राइट पोर्शन पे इसके, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आपने इसको पकड़ के यूँ नीचे ड्रैग कर लेना है, ठीक है। तो ये चारों के अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, मैं भी करके दिखा दूँ, इस तरीके से चारों के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखें कि ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं, ये वाला पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आना है क्रिएट बार चार्ट ऑफ द शीट, मतलब आपके एक नंबर का आपको शीट क्रिएट करना आती थी, आपने सेल्स के अंदर वैल्यू डाल दी, फिर उनको G3 से G5 के अंदर खींच के आगे ऐड कर लिया। अब आपने क्रिएट करना है बार चार्ट। बार चार्ट कैसे करते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे आप और इंसर्ट में जाएंगे। आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के चार्ट्स हैं, आपको चाहिए बार चार्ट। बार चार्ट पे आप गए और आपने आके यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा खूबसूरत बार चार्ट सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि ये देखें, ये आपका बार चार्ट बन गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के नाम है। मिसाल के तौर पर जहाँ जहाँ पे पिंक है, ये पर्पल है, ये है एहसन का, ठीक है। और अभी एहसन के टोटल मार्क्स कितने अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे अंदाज़ा लगाना पड़ रहा है कि 300 कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी को दोबारा डबल क्लिक करें और यहाँ से कौन सा फॉर्मेट चूज़ कर लें जिसके आगे कहीं पे लिखा हुआ भी आ रहा हो, जैसे ये। अभी आप देखें इसका सामने लिखा हुआ भी आ रहा है। हम थोड़ा सा खुला कर देते हैं इसको और यहाँ से खींच के थोड़ा और बड़ा करते हैं ताकि ईजी नज़र आए। अब आप देखें ये सारे के सारे ईजीली नाम और नंबर नज़र आ रहे हैं कि टोटल मार्क्स इसके 330 हैं, इसके मुनीर के टोटल मार्क्स 305 हैं। ठीक हो गया। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जो कि SLO बेस्ड है। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में सामने नज़र आती होती हैं, आपने सॉर्टिंग करनी होती है। सॉर्टिंग क्या है कि या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अभी हम देखते हैं कि मैथ्स के अंदर, ठीक है, मैथ्स के अंदर जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो हम लोग पहले सॉर्ट करना चाहते हैं। तो कस्टम सॉर्ट पे जाते हैं, सॉर्ट बाय मैथ्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के जिससे ज़्यादा नंबर हैं सबसे पहले वो आए। ये देखें सबसे पहले 90 वाला, फिर 89 वाला, फिर 77, फिर 65। इसी तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग टोटल मार्क्स की सॉर्टिंग करें फ्रॉम लेस टू हायर, तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में चले गए और अभी आ गए टोटल मार्क्स के अंदर आए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सबसे कम टोटल मार्क्स हैं साकिब के, उससे ज़्यादा हैं अली के, उससे ज़्यादा मुनीर के, उससे ज़्यादा एहसन के। अब हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी सीखनी है, तो मैं इधर ही आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आए, न्यू रूल के अंदर आए, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू। हमें लाइक बचे चाहिए कि लाइक बचे कौन से, ग्रेटर देन 90 जब हो, यहाँ पे 90 लिख लेंगे और फॉर्मेट को क्लिक करेंगे तो हमें ग्रीन कलर का नज़र आए बोल्ड, ताकि फ़ौरन ही हमें पता चल जाए कि ये वाला 90 से ज़्यादा है। अब ये देखें, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने नंबर सेलेक्ट करने थे। जो नंबर वाला है, ये देखें इसी तरह सिखलाई भी हो जाती है कि आपने सिर्फ नंबर के ऊपर रूल लगाना है। न्यू रूल, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू ग्रेटर देन 89 कर लेते हैं, ताकि 90 नहीं, 89 से बड़ा 90 तो होगा खुद ब खुद। और हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ग्रीन और ओके करेंगे इसको, ओके। अब आप देखें जहाँ जहाँ 90 से ज़्यादा नंबर हैं वो सारे के सारे हाईलाइट हो गए, ठीक है। और ये वाला आप देख लें तो ये तो सारे के सारे टोटल तो हाईलाइट होना ही था क्योंकि ये 90 से ज़्यादा ही है। अभी आगे आप लोगों को एक अदर सम एवरेज वगैरह के फार्मूले भी ज़रूरत पड़ सकती है। एवरेज क्या चीज़ होती है, इज इक्वल टू, जब भी फार्मूला लिखना हो तो आपने इज इक्वल टू ज़रूर लिखना होता है। एवरेज करेंगे हम लोग और ब्रैकेट ओपन, किन की एवरेज निकालनी है, इन चारों की। तो इन चारों को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये देखें 309.25। इसी तरह अगर इन चारों का प्रोडक्ट लेना है तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन, इन चारों को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे
और इन चारों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और जो बहुत लंबा चौड़ा नंबर आ गया। अभी हम चाहते हैं बाकायदा अपने प्रैक्टिकल्स की लिस्ट की तरफ। स्टार्टिंग कैसे करनी है आपको पता है, ओपन कर लेना है फाइल से, क्रिएटिंग अ वर्कबुक फाइल न्यू जब ओपन करेंगे तो वो वर्कबुक ओपन हो रही होगी। सेविंग कैसे करना है, ओपनिंग, व्यूइंग इन डिफरेंट वेज व्यू करने का। ये देखिए ये कौन सा वे है, नॉर्मल व्यू, ये पेज लेआउट व्यू। हम पेज लेआउट व्यू देखते हैं, ये पेज लेआउट व्यू आ गया और ये पेज ब्रेक व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं अपने वापस। ठीक है, जूम लेवल किस तरह चेंज करना है, ये देखें आपको एक जूम बार नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करके जूम कर सकते हैं और वापस ला के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट, ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, नॉर्मल साइज़ में ले आता हूँ। फिर क्लोजिंग एग्जिटिंग, आप लोगों को पता है कि यहाँ से आपने फाइल के ऊपर गए और अगर क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर लें और एग्जिट प्रोग्राम से ही निकल जाना है तो यहाँ पे एग्जिट कर लें। फिलहाल हम दोनों नहीं करना चाहते तो हम लोग एस्केप कर लेते हैं। क्रिएटिंग वर्कशीट, एक वर्कशीट नई बनानी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नई वर्कशीट आ जाएगी। ये देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नई वर्कशीट आ गई। फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया। बिल्कुल सिंपल, जिस तरह वर्ड यूज़ हो रहा है उसी तरह ये भी यूज़ होती है। ठीक है, चेंजिंग अपीयरेंस, क्रिएटिंग चार्ट मैंने आपको बना के दिखा दिए। प्रिंट किस तरह लेना होता है वो भी, यहाँ से फाइल के ऊपर गए और प्रिंट का बटन प्रेस कर दें तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, फिर आ जाए, अच्छा ये प्रोटेक्शन का भी है, अगर आपने अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लें और आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, वो आपसे पासवर्ड पूछ लेगा क्या पासवर्ड लगाना चाहते हो, तो आइंदा आपके अलावा कोई बंदा वो फाइल नहीं खोल सकेगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा नेक्स्ट है एंटरिंग टेक्स्ट इन वर्कशीट, बड़ा आसान काम है। यहाँ पे आप टाइप रखें अपना कर्सर और कुछ भी टाइप करना शुरू कर दें। ठीक है, इरेज करना है तो यहाँ पे जाकर डिलीट का बटन दबा दें। ठीक है, रिप्लेसिंग एडिंग कंटेंट्स ऑफ सेल, एंटरिंग करंट डेट। अच्छा, करंट डेट डालने के लिए आप याद रखें कंट्रोल और सेमी कॉलन को एक साथ दबाया जाए तो करंट डेट आ जाती है। ये मैं करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल और सेमी कॉलन मैंने दबाया तो आ गया 30 मई 2023। और अगर कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाया जाए तो टाइम आ जाता है रात के 11:09 बज चुके हैं जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, नेम करना, सेल को नाम किस तरह दिया जाता है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अभी आप ले जाएं कर्सर, यहाँ पे क्लिक करें और नाम अपनी मर्ज़ी का चेंज कर लें। वैसे तो इसका नाम L3 है इस सेल का, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग नंबर फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग आपको पता है कि फॉर्मेट किस तरह किया जाता है। यहाँ से किसी का साइज़ बड़ा करना है, ठीक है, फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है। ठीक है, अच्छा, स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट, आप नीचे देखें काफ़ी सारी वर्कशीट है, 1 2 3। आपने जल्दी जल्दी वर्कशीट के बीच में स्विच करना है तो यूँ तो क्लिक कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल और पेज अप, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज अप, पेज अप। ठीक है, कंट्रोल पेज अप की मदद से शिफ्ट कर सकते हैं। एडिंग न्यू वर्कशीट आपने करना है, मैंने बताया कि इसको ऐड करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट ऐड हो जाएगी। डिलीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके और डिलीट कर दें। ठीक है, हम एक दोबारा से ऐड भी कर देते हैं, तो ये आसान तरीका है। अच्छा, अभी चेंजिंग नेम अगर इसका करना है तो इसको डबल क्लिक करें और इसकी जगह नाम चेंज कर दें, अली लिख लें। ठीक है, एंटर कर दें, नाम चेंज हो गया इसका। फिर क्या करना है जी, फ्रीजिंग पेन क्या है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और होम पे इंसर्ट व्यू में गया और फ्रीज पेन्स को अब आप देखें ये जगह होगी इससे लेफ़्ट राइट, ये देखें ये भी ऊपर वाली चीज़ फ्रीज हो चुकी है और लेफ़्ट वाली चीज़ भी फ्रोज़न है। मैं लाइट लेके जा रहा हूँ मज़ीद। ठीक है, अंदाज़ा हो गया फ्रीज़ क्या चीज़ होती है। तो अभी इसको मैं दोबारा से अनफ्रीज़ कर दूँगा, इधर जाके अनफ्रीज़ पेन्स। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं इंसर्टिंग रोज़। अगर कोई भी आपने रो ऐड करनी है तो इधर आप ले गए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो कर दी। अगर कॉलम ऐड करना है इधर आप आए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया तो इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे करके दिखाता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट, ये देखें एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, माउस थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है ये। बहरहाल आपको समझ आ गई कि यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको इंसर्ट कर देना है तो ये इंसर्ट हो जाता होता है। नेक्स्ट क्या चीज़ हम लोग पहुँचे हैं, कॉलम। अच्छा ठीक है, इनकी हाइट वेट्स वगैरह कैसे चेंज की जा सकती है। अगर आपने किसी रो की हाइट चेंज करनी है तो ये रो हाइट पे आ जाएंगे, क्लिक करेंगे और वो आपको वैल्यू दे देगा। 14.5 ऑलरेडी हाइट चल रही है, आप 20 लिख दें तो ये आपने देखा कि इसकी हाइट चेंज हो गई। ठीक है,
अब आपने किसी कॉलम की विड्थ चेंज करनी है तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंडू करना हो किसी भी चीज़ को तो ये ऊपर से अंडू किया जा सकता है, इसी तरह कंट्रोल Z से भी अंडू किया जा सकता है। रीडू करना हो तो इस बटन से, वैसे कंट्रोल Y भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आसान वर्ड के प्रोसीजर से कॉपी पेस्ट करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अगर आप ये टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। अभी हम लोग ये इस जगह पे ले आए और होम पे आ गए। होम में ये देखें फ़ॉन्ट है, अब आपने इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दें, इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लें। बिल्कुल वर्ड की तरह ही इसका फ़ॉन्ट वगैरह सारा का सारा चेंज हो जाता है। इंसर्टिंग फंक्शंस इनटू फार्मूलाज, फार्मूलाज मैंने आपको करना सिखा दिए हैं। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम के कोई लिस्ट के अंदर मैक्सिमम लफ्ज़ है या मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम नंबर है, वो कैसे चेक करना है। सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव एंड एब्सोलूट, ये मुश्किल चीज़ है, ये आपको नहीं आएगी कभी, क्योंकि डॉलर साइन वगैरह वाला इस्तेमाल क्लासों में नॉर्मली सिखाया नहीं गया। सिर्फ इतना बता दूं, रिलेटिव जो होता है और रिलेटिव से मुराद है मिसाल के तौर पे P1, जब मैं नीचे खींचता हूँ तो अगला P2 हो जाता है, ठीक है। जब डॉलर साइन लगा दिया जाता है तो वो $P $1 लगा लिया जाता है, हमेशा इस वाले कॉलम को, इस वाले सेल को ही वो मेंशन कर रहा होगा। क्रिएटिंग अ चार्ट, चार्ट भी मैंने आपको बनाना सिखा दिया है और चार्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो यहाँ से आप देख लें। ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट वगैरह। और फाइनली फ़िल्टरिंग डेटा, अगर आपने फ़िल्टर करना हो तो वो भी यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। कि आपने फ़िल्टर लगाना है तो इस सारे को सिलेक्ट किया और व्यू में चले गए, सॉरी, रिव्यू डेटा कहाँ पे है, फ़िल्टर, फ़िल्टर ये डेटा के अंदर, विंडोज़ के फ़र्क की वजह से फ़र्क आ रहा होता है। ये देखें आपने फ़िल्टर लगा दिया। अब आपने कोई ख़ास चीज़ फ़िल्टर करनी है तो आप यहाँ से उसको अनचेक कर दें मिसाल के तौर पे, बाकी का सारा डेटा रह जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं फ़िल्टरिंग। जिस तरह छाननी नहीं होती या कोई फ़िल्टर कीफ लगी होती है उसमें से चीज़ों को। फिर एनेबल वर्कशीट, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वो भी मैंने आपको करके दिखा दिए। तो स्टूडेंट्स, इन पेज का मेन स्क्रीन इस किस्म का है जो उसका इंट्रो नज़र आता है या सारे वर्क जिसको कहा जाता है। जब स्क्रीन स्टार्ट होती है तो बिल्कुल जिस तरह किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल होता है बिल्कुल वैसा ही इसका भी है। फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, यूटिलिटीज़, विंडो, हेल्प, बोल्ड, इटैलिक, साइज़ जो है और उर्दू यहाँ पे लिखा आ रहा होता है, ठीक है। ये नॉर्मली मेरी इत्तलात के मुताबिक हमारे स्कूल्स वगैरह में तो नहीं पढ़ाई जा रही, बाकी भी किसी स्कूल में नॉर्मली इन पेज नहीं पढ़ाई जा रही। और इस वजह से जस्ट बिफोर द प्रैक्टिकल टीचर बता देते हैं आपने ये एक पैराग्राफ लिखना होगा, और सिर्फ बच्चे जिस चीज़ में फंस जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कीबोर्ड का कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं सिर्फ आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल सिखा देता हूँ, जस्ट 2 मिनट लगेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब आपने अलिफ या अलिफ मद आ लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। अलिफ की जगह उर्दू कीबोर्ड में ए होता है और अलिफ मद आ की जगह कैपिटल ए या शिफ्ट दबा के जब ए कर देते हैं। बे, आप देखें आवाज़ किस जैसी है, बे बी जैसी है, तो बी दबाएंगे तो बे बनेगा, पी दबाएंगे तो पे बनेगा। ते देखें किससे बनेगा, ते, ते से मिलता जुलता लफ्ज़ है टी, और टे से मिलता जुलता वो भी टी है, तो फिर शिफ्ट दबा के टी करेंगे यानी कैपिटल टी, उसकी जगह टे बन जाएगा। सा दबाना है, सा या से जिसको कहते हैं, अरबी पे ते, से की जगह सीन, कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल सी, शिफ्ट दबा के सी। जीम की जगह जे, चे की जगह सी, स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल सी से आएगा चे और कैपिटल सी से आएगा से। हे, एच से कैपिटल एच, ठीक है, छोटे स्मॉल एच से छोटी वाली हे आ जाती है, 2 आंखों वाली। खे के से मिलता जुलता है। दाल, द डी से मिलता जुलता है। डाल जो है वो कैपिटल डी, ज जेड, रे आर, ड़ कैपिटल आर, ज एक्स, क्योंकि इसका और कुछ नहीं था, ज एक्स, सीन एस, शीन स्मॉल एक्स, ठीक है। अब ये देखें ज और शीन, उर्दू इंग्लिश में जैसा कोई लफ्ज़ नहीं होता, लिहाजा कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। स्वाद, कैपिटल एस, छोटे एस से क्या बन रहा था, सीन, कैपिटल एस से स्वाद। द्वाद किससे बनेगा, ये जे से, कैपिटल जे से। फिर तोएं और लोएं, ये वी, कैपिटल वी, स्मॉल वी और कैपिटल वी। ऐन ई से, गैन जी से, कैपिटल जी। एफ, एफ, काफ क्यू से,
गाफ जी से, अभी आ जाए लाम एल से, मीम एम से, नून और नून गुन्ना ये एन और कैपिटल एन से, वाव डब्ल्यू, हे ये जो छोटी वाली है ये एच से, हमज़ा, हमज़ा बड़ी मुख्तलिफ चीज़ है। ये देखें इस जैसा कोई भी लफ्ज़ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसकी का डॉलर साइन जहाँ पे आपका लगा होता है नॉर्मली शिफ्ट 4 करते हैं तो वो आ जाता होता है। छोटी ए और बड़ी ए के लिए यू और वाई। थैंक यू। अगर आप इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं।